नमस्कार दोस्तों। आज मैं देखो लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी है ना सबको मैं लास्ट कर रहा हूँ। देखो इसमें जो है ना लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 अनुच्छेद और होंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करते हैं ये वाला। मतलब आज से नहीं, मैंने बहुत दिन से वीडियो बना रहा हूँ उस पर, लगभग 10 से 15 वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, सारे वीडियो को देख लेना, अनुच्छेद पर आपको पढ़ना है, डिटेल में समझना अच्छे से। तो अब है संघ की राजभाषा। देखो संघ मतलब होता है संसद, मतलब केंद्र की राजभाषा क्या होगी। देखो तो देखो हम लोग समझते हैं पहला 343 को समझते हैं। कह रहा है संघ की राजभाषा हिंदी होगा। समझ रहे हो ना, संघ की राजभाषा हिंदी होगा। मतलब अनुच्छेद 343 कहता है कि भारत के संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और हिंदी वो भी देवनागरी लिपि होगी। जो भी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फॉर्म का इंडियन न्यूमरल्स होगा ना, उसी को प्रयोग किया जाएगा। मतलब ना जब संविधान लागू हुआ तो लगभग 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा भी थी, लेकिन जब सरकारी कार्यों के साथ हिंदी भाषा को प्रयोग किया जा सकता था, तो इसीलिए हम लोगों ने हिंदी भाषा को प्रयोग किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि 343 क्या है, तो संघ की राजभाषा हिंदी होगा। बस इतना आपको समझना है। लेकिन आप देखो तो आप आते हैं 344। तो 344 कह रहा है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियां। अनुच्छेद 344 कहता है कि जो राजभाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज को प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी के बारे में बताता है। मतलब ये बोला गया है कि जो राजभाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन किया जाएगा। मतलब जो संविधान लागू हुआ था तो लगभग 5 वर्ष बाद में राष्ट्रपति ने एक कमीशन बनाया था। कमीशन बना सकती है। इस आयोग का काम होगा कि जांच करना राज्य सरकार या जो भी केंद्र सरकार होगी हिंदी अंग्रेजी को प्रयोग कर रहा है, और हिंदी को कैसे अधिक उपयोग में लाया जाए इसके बारे में बात किया गया। मतलब राजभाषा के संबंध में आयोग, मतलब राजभाषा के संबंध में एक आयोग का निर्माण करना और संसद की समिति बनाना। आयोग के अध्यक्षता जो करेंगे, उसमें आयोग में एक अध्यक्ष होंगे और अन्य सदस्य होंगे, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसमें ये सुझाव देगा राष्ट्रपति महोदय जी को, राष्ट्रपति को सुझाव देगा कि कब अंग्रेजी की जगह हिंदी लाए जा सकती है, या हिंदी को प्रयोग कहाँ कहाँ लागू किया जा सकता है। तो बहुत जगह लागू किया जाता है, जैसे मंत्रालय, अदालत, संसद, सब जगह तो किए जाती है ना। तो यही बोला गया है कि राजभाषा से संबंधित एक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये है 344। ठीक है, 344। तो ये था हमारा संघ की राजभाषा। 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगा। 344 राजभाषा के संबंध में जो भी आयोग होगा वो संसद की समिति तय करेगा। मतलब भारत की जो भाषा होंगी उसके सलाह देने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा। यह आयोग बताता है कि हिंदी को सरकार के कामों में कैसे लाया जाए। मीन्स ऐसे समझो कि 344 जो है वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करेगा। बस ठीक है, कि हिंदी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अधिक से अधिक हिंदी को बोला जाए, अंग्रेजी की जगह कहाँ कहाँ हिंदी बोला जाए, सरकारी कामकाज में कैसे हिंदी लाया जाए, ये सब मुख्य उद्देश्य 344 में बोला गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 344 का यही काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि हिंदी को कैसे हम अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाए। अब है 345। 345 देखो क्या कहता है, कहता है देखो राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। देखो यहाँ पे दो वर्ड लिखी गई है, एक है राज्य की राजभाषा, एक है राजभाषाएं। समझना, अनुच्छेद यह बताता है कि हर राज्य अपनी राजभाषा खुद से तय करता है। आपको होगे सर क्यों ऐसा? भाई आपको पता है कि हमारा इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। हमारे देश में
बहुत सारे लैंग्वेज की उपयोग किया जाता है। जैसे आप चले जाओ बंगाल तो बंगाली, महाराष्ट्र तो मराठी, साउथ इंडिया में चले जाओ तेलुगु, तमिल, मन कन्नड़, मलयालम, कितने सारे भाषाएं हैं। फिर आप बिहार में चले जाओ तो कुछ लगा भोजपुरी। तो ये कहा गया ना कि 345 के तहत राज्य की राजभाषा होगी या राजभाषाएं होगी। समझ रहे हो, मतलब कि कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा ये राज्य खुद तय करेगा। राज्य चाहे तो हिंदी को अपना राजभाषा बना सकता है या किसी अन्य भारतीय भाषाओं को भी चुन सकता है, जैसे तमिल, बंगाली, मराठी, गुजराती। अगर राज्य कोई भाषा नहीं चुनी है तो अंग्रेजी उपयोग जारी रहेगा। यह है 345 में। समझो 345 में एक आता है कि राज्य की एक अपनी राजभाषा होगी। अगर राज्य चाहे तो हिंदी को अपनी राजभाषा बना सकता है। अगर वो हिंदी उसको पसंद ना हो तो अपना लोकल भाषा जो भी हो वो यूज कर सकता है। लेकिन अगर राजभाषा में ना हिंदी उसको पसंद आ रहा हो ना अपनी भाषा जो भी रीजनल भाषा, तो फिर उसको इंग्लिश यूज करना होगा। ठीक है, तो ये बात कही गई है 345 में। ये राज्य की राजभाषा है या भाषाएं हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं, तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल बोलते हैं, आप महाराष्ट्र में जाओ मराठी, पश्चिम बंगाल में बंगाली, केरल में मलयालम, नागालैंड में देखोगे तो मोस्टली अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये राज्य के अपनी अनुसार से भाषा तैयार करेगी। मतलब ना जो राज्यों का जो अपनी भाषा होगा पूरी आजादी होगी चुनने का कि कोई भी भाषा वो अपनी चुन सकता है, कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। ठीक है, यह है 345 में। 346 क्या कहता है? 346 क्या कहता है? देखो 346 कहता है ना कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच यह पत्रपात राजभाषा, ऐसे समझो। अनुच्छेद ये कौन सा अनुच्छेद? 346 कहता है कि एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या राज्य और केंद्र सरकार के बीच किसी भाषा में कम्युनिकेशन की जाएगी। मतलब कोई भी भाषा में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। इसके लिए कोई ऑफिशियल लैंग्वेज की बात नहीं की गई। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो भी कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी भाषा में होगी, देवनागरी लिपि जिसको बोल सकते हो मोस्टली। लेकिन जब संसद चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो कुछ और तय नहीं करती है। आपको लगता है कि हम अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जा सकता है तो कर सकते हैं, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी इस्तेमाल किया जा सकती है। आज भी बहुत सारे सरकारी जो भी आप काम कर देखोगे ना वो अंग्रेजी में ही होते हैं। तो यही बोला गया है कि एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच जो भी भाषाएं होगी वो तय करेगा। मतलब सीधा समझो कि अगर मान लो उत्तर प्रदेश सरकार को महाराष्ट्र सरकार के कोई अधिकारी चिट्ठी भेजनी है तो मोस्टली हिंदी या अंग्रेजी में भेज सकती है। इसी तरह अगर राज्य सरकार चाहे तो भारत सरकार को कोई भी रिपोर्ट भेजे तो हिंदी और अंग्रेजी में भेज सकती है। ये बात कहा गया। इससे क्या होगा, भारत के जो भी राज्य और केंद्र के बीच होगा ना वो यूनिफॉर्म सिस्टम, मतलब जो भी भाषा का प्रणाली है वो समान रहे। ये बात कही गई है 346 में। समझ रहे हो आप? तो मोस्टली इसमें हिंदी और इंग्लिश भाषा का उपयोग किया जाएगा। आप देखो, सॉरी मैंने क्या बोला था, रिस्ट्रिक्शन नहीं, रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। अगर मान लो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट को कोई चिट्ठी भेज रहा है, कोई इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो आप कहोगे सर महाराष्ट्र में तो मराठी बोली जाती है, तो क्या मैं मराठी में भेज सकता हूँ बिहार गवर्नमेंट को? तो नहीं, आपको भेजना होगा हिंदी में या इंग्लिश में। यही दो लैंग्वेज आपको यूज करना होगा। देखते हो ना, कोई सर्कुलर निकालते हैं कोई भी स्टेट गवर्नमेंट तो मोस्टली हिंदी और इंग्लिश में निकाला जाता है, उसकी रीजनल भाषा चाहे जो हो। संविधान में यही भाषा बोला गया है। आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया ना ताकि दोनों के बीच में कोई भाषा के लेके विवाद खड़ा ना हो जाए। खास करके जब कम्युनिकेशन दो राज्य या दो स्टेट एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट कर रहा हो तब
या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर रहा होता, ये भाषा की बात की जाएगी। कोई इंडिविजुअल की बात नहीं किया गया है। जैसे आप मान लो महाराष्ट्र में रहते हो, आप हिंदी बोलना चाहते हो बोलो, मराठी बोलना चाहते हो बोलो, इंग्लिश बोलना चाहते हो बोलो, जो मन में आए बोलो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बात है। ये समझ में आ गया। तो ये कहा गया है 346 में। 346 में यही कहा गया कि अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है तो उसको हिंदी या इंग्लिश भाषा का ही उपयोग करना हो, बस। ठीक है। 347 क्या कहता है? 347 कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपवन। बहुत अच्छी बात है। देखो ये कह रहा है, मतलब ये अनुच्छेद 347 ये बता रही है कि अगर किसी राज्य की जनता, जो भी वहाँ का पब्लिक है, वो जो वहाँ का भाषा है ना, जो भी रिकॉग्नाइज्ड भाषा है, वो राष्ट्रपति को उस भाषा से मान्यता दे सकता है अगर वो बहुत बड़ी मात्रा में लोग बोलते हैं। जैसे अगर किसी राज्य की कई भाषाएं बोली जाती है, लेकिन एक बड़ा समूह जो है वो दूसरी भाषा राजभाषा का दर्जा दिलाना चाहता है, तो राष्ट्रपति के अनुरोध पर या रिक्वेस्ट पर कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को उचित समझे तो उस भाषा को राज्य की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दे सकती है, ताकि सरकारी कामकाज में उस भाषा का उपयोग किया जा सके। समझा? जैसे मान लो कि आंध्र प्रदेश की राजभाषा मान लो तेलुगु है, ठीक है, लेकिन वहाँ उर्दू बोलने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है और वो चाहते हैं कि उर्दू को ही मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति चाहेगी ना तो राज्य की दूसरी भाषा बना सकती है। ऐसा वास्तव में हुआ है, कई राज्यों में उर्दू की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आप ऐसा क्यों? देखो बहुत से लोग बोलते हैं ना, मैथिली जो हमारे बिहार की भोजपुरी के बाद मैथिली आती है, उसकी हम ये 22वां जो शेड्यूल है ना, उसमें 22 भाषाएं 8वीं शेड्यूल में उसको उसमें डाला जाए। क्यों? क्योंकि उसमें मैथिली देखोगे ना तो उस एरिया में बहुत से लोग बोलते हैं, ऐसा इसलिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट लेना होगा। तो समझ में आया? 347 यही कहता है, 347 यही कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या किसी के अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपवन राष्ट्रपति जी दे सकते हैं। मतलब मान लो कि वहाँ का लैंग्वेज है उर्दू, ठीक है, और लोग वहाँ तमिल ज्यादा से ज्यादा बोल रहे हैं, तो तमिल को मान्यता दे सकते अगर वो रिक्वेस्ट करे राष्ट्रपति महोदय जी को तब। ठीक है, ताकि क्या होगा ना, तो वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल भाषा, उसकी प्रमोशन हो और वहाँ के लोग उस भाषा को ज्यादा से ज्यादा बोले, ताकि वहाँ का जो भी काम काज हो वो आसान हो जाए। ठीक है, मतलब एक लाइन में बोलो ना कि अगर किसी राज्य को बहुत से लोग किसी भाषा को मान्यता दिलाना चाहते हैं, तो जो राष्ट्रपति महोदय जी होंगे उस भाषा को राज्य की अतिरिक्त भाषा बना सकती है। ये बोला गया है 347 में। ठीक है, तो देखो फिर से समझते हैं। 343 है संघ की राजभाषा हिंदी हो। 344 का राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियां होंगी। मतलब ना राजभाषा के मतलब खास करके हिंदी के लिए जो हमारा संसद होगा एक कमीशन बनाएगा और ये जज करेगा, ये बोलेगा कि आप अधिक से अधिक हम हिंदी भाषा को कहाँ ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाए जा सकते हैं, ये संसद समिति बनाएगी। ठीक है, 343 और 344। 345 का राज्य की राजभाषा होगी। राज्य की राजभाषा या भाषाएं, मतलब राज्य की राजभाषा कुछ भी हो सकता है। राज्य चाहे तो अपना कोई भी भाषा चूज कर सकता है, जो हमारे संविधान के 22 भाषाएं है ना, उसमें से कोई भी भाषा सिलेक्ट कर सकता है। ये राज्य पे निर्भर करेगा। ठीक है, दूसरा कारण ये 345 में कहा गया। 346 में कहा गया है कि एक राज्य दूसरे राज्य से या दूसरे राज्य कोई राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो उसके लिए दो ही लैंग्वेज को उपयोग करना होगा, या तो आप हिंदी करें या इंग्लिश करें, कोई रीजनल भाषा ना करें। क्योंकि आप रीजनल भाषा को करेंगे तो मान लो
कि बिहार तमिलनाडु से कम्युनिकेट करना चाहता है, भैया वो तमिलनाडु में यहाँ लेटर भेज देगा, तो बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तमिल में उस लेटर को समझ पाएगा या पढ़ पाएगा? तो एक तरह तो तमिलनाडु अपना भाषा को प्रमोट कर रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा ना भाषा के लेकर, क्योंकि हमारा भाषा जो है ना वो एक स्वतंत्र है, कोई भी राज्य चाहे तो बोलने के लिए कोई भी राजभाषा यूज कर सकता है, लेकिन जब एक राज्य दूसरे राज्य से या कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसी में कोई क्या बोलते हैं सर्कुलर जारी करना हो या कोई नोटिफिकेशन हो या बातचीत करना हो, तो उसके लिए हिंदी और इंग्लिश ही यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, ताकि बात जो लैंग्वेज है ना उसकी बैरियर ना हो और आपसी तालमेल बना रहे, समझ रहे हो ना, ये कंपलसरी दिया गया संविधान में। मैंने तो बोला कि मान लो कि अगर कल के दिन बिहार को कम्युनिकेट करना पड़े तमिलनाडु सरकार से, और तमिलनाडु सरकार धड़ल्ले से कोई नोटिस जारी कर दे तमिल में, तो बिहार सरकार के पास तो भाषा के लिए दिक्कत हो जाएगा ना, आपको अभी सर ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी नहीं, संविधान पूरी परमिशन देता है भैया आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो आपको हिंदी या इंग्लिश में करना होगा, ताकि मैक्सिमम लोग उस भाषा को पढ़ सके, ठीक है। आपके लिए कोई पर्सनल भाषा यूज नहीं करना है अगर कम्युनिकेट करना है तो, हाँ पर्सनल आपको कोई बात करना है जैसे आप तमिल में बोलना चाहते हो तो बोलो, लेकिन ऑफिशियली यही दो भाषा यूज करना होगा। अब आती है 348, देखो क्या करती है 348 की कहना है कि जो उच्चतम न्यायालय होंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो अधिनियम होंगे, विधेयक होंगे आदि प्रयोग की जाने वाली भाषा है। देखो जो हमारे उच्चतम न्यायालय है मीन सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उसके लिए कौन सी भाषाएं उपयोग किया जाएगा, तो पता है वो खुद अपना विधेयक बनाएंगे, कौन, उच्चतम उच्च न्यायालय, मतलब ये बोल रहा है कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होंगे सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय होंगे, वो कानून बिल एक्ट कौन सी भाषा में प्रयोग किया जाएगा, ये बात 348 में किया गया है, ठीक है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मोस्टली अंग्रेजी भाषा को यूज करते हैं, ठीक है, आप देखे होंगे ज्यादा से ज्यादा वहाँ अंग्रेजी भाषा होती है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो भी कानून बनाया जाता है जैसे बिल बनाना हो, एक्ट बनाना हो, रूल बनाना हो या कोई ऑर्डर जारी करना हो या कोई सर्कुलर जारी करना हो, तो आप मोस्टली देखोगे अंग्रेजी में ही आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति की अनुमति से कोई राज्य अपने उच्च न्यायालय में हिंदी या अपनी राजभाषा का प्रयोग कर सकता है, इसमें कोई रोक ठीक नहीं है, समझो। यहाँ पे दो बड़ी बातें हैं, एक है कि सुप्रीम कोर्ट मोस्टली आप देखोगे तो इंग्लिश भाषा यूज करती है, वहाँ कोई भी नोटिफिकेशन निकालना हो, कोई ऑर्डर निकालना हो, कोई बिल से रिलेटेड मैटर हो तो वो इंग्लिश बोलेगा, कौन, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय राष्ट्रपति की अनुमति से कोई राज्य उच्च न्यायालय में हिंदी या अपनी राजभाषा प्रयोग कर सकता है, ये पूरा परमिशन है 348 के तहत। जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी को उच्च न्यायालय की भाषा में स्वीकार कर लिया, लेकिन वहाँ के जो फैसले हैं, जजमेंट जो होगा वो अंग्रेजी में लिखे जाते हैं ताकि पूरे भारत को समझ सके, समझ रहे हो ना। इसलिए संसद और विधानसभा में जो भी कानून बनाए जाते हैं ना वो अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं, बाद में उसका हिंदी अनुवाद किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसका इसलिए ऐसा किया जाता है ना ताकि जो यूनिफॉर्म लैंग्वेज हो ना वो बना रहे, किसी भी अदालत हो उस भ्रम में ना पड़े। तो मोस्टली आप देखोगे ना अदालत में इंग्लिश भाषा को ज्यादा प्रमोशन देते हैं, कहोगे क्यों, क्योंकि अगर कोई और लैंग्वेज में देंगे ना तो लोग बोलेंगे कि वो अपना लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। तो जितने हाई कोर्ट होती है वो मोस्टली आप देखोगे ना बिल हो गया, ऑर्डर हो गया, सर्कुलर हो गया, वो सब इंग्लिश भाषा में रिलीज करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि लैंग्वेज के लेके कोई विवाद खड़ा हो, ठीक है, समझा यहाँ तक। अब है 349 कहता है कि भाषा से संबंधित कोई भी विधियां अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया, देखो ये है 349 में। 349 में कह रहा है कि जब भी कोई संविधान लागू होने से पहले 15 साल तक आपने देखा होगा किसी भी राजभाषा का प्रयोग के लिए सलाह
या राजभाषा से जुड़े कोई भी नया कानून नहीं बना सकती है। लेकिन आसान भाषा में समझो, जब क्या हुआ ना कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, तो ये तय किया गया कि हिंदी को ही धीरे धीरे सरकारी भाषा बनाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ ना, कि जब शुरुआत में सीधे कोई नया कानून राजभाषा में नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन अब क्या हुआ ना, 344 में आप जान ही रहे हो, बहुत सारे राजभाषा का प्रयोग किया जाने लगा। 344 में देखो, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद समितियां बनाई गई। तो इसमें क्या हुआ ना, संसद की समिति बनाया गया और विचार ना करे। तो ये नियम क्या आ गया कि आप 1950 से 1965 तक जो भी नियम थे वो कानून के राजभाषा में थे। लेकिन अब क्यों नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। जैसे मान लो कि 1950 में कोई संविधान लागू हुआ और 1955 में संविधान की संसद चाहती है ना कि अगले 15 साल तक अंग्रेजी बंद कर दी जाए, सिर्फ हिंदी बोला जाए। भाई ये तो संभव नहीं होगा ना, क्योंकि राजभाषा का प्रयोग समितियों की सिफारिश जरूरी थी ना। इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि सोच समझकर कोई भी भाषा को विरोधी ना किया जाए और ना ही जल्दीबाजी किया जाए। समझ रहे हो? तो 349 में यही बोला गया है कि राजभाषा से जुड़े कोई भी कानून पे रोक लगा दिया गया। राजभाषा हम अभी धीरे धीरे इम्प्लॉयड करेंगे। मतलब सरल लाइन में समझो ना कि 349 यही कहता है कि संविधान के लिए अभी संसद जो है वो राजभाषा से जुड़ा कोई कानून बिना आयोग और समिति की सलाह से नहीं बना सकती, ये बोला गया। ठीक है, पूरा मतलब नहीं समझ में आया क्या मैंने बोला? अरे भाई मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बस आपको समझ में नहीं आया। बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। मतलब ये कह रहा है ना, मतलब ये कह रहा है कि संसद अगर चाहे, क्योंकि संसद के पास देखो पूरा पावर है। कौन सा अनुच्छेद 344 के साथ ये बोला गया है कि राजभाषा के संबंध में एक आयोग होगा और संसद की समिति होगी। और भी कौन सा राजभाषा? आपको पता है कि संसद की राजभाषा हिंदी है, तो संसद चाहेगी ना कि हम अपना राजभाषा को हिंदी प्रमोट करें, यही नहीं चाहेगी? कोई भी चाहेगा सरकार। लेकिन लेकिन यह तय हुआ था जब भारत की राजभाषा हिंदी होगी। समझ रहे हो? लेकिन पता है ऐसा नहीं हुआ। 15 सालों के दौरान आप देखोगे बहुत सारे राजभाषाएं आपस में जुड़ते गए। तो इसलिए सीधा बोला गया ना कि संसद का मुद्दा जो होगा वो काफी गंभीर होगा। आज भी देखते हो लैंग्वेज से लेके काफी विवाद खड़ा रहता है, नहीं रहता है, बहुत खड़ा रहता है। जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाओ तो लोग बोलते हैं ना कि हम मराठी को ज्यादा प्रमोट करेंगे। अरे भैया तुम मराठी को करो, लेकिन ये कहाँ तुमको बोल रहा है कि कोई लैंग्वेज को ना बोलोगे तो तुम मारपीट करोगे? ये सब गलत बात है। समझ रहे हो ना? तो यही बोला गया है कि संविधान बनने से जो भी पहले 15 साल तक आप देखोगे ना तो राजभाषा में कोई ऐसा कानून बिना सलाह के नहीं बनाया जा सकता। पहले की बात है। लेकिन आप क्या होगा ना 344 के तहत आप जानते हो ना सलाह लेना जरूरी है, ताकि कोई भी काम जल्दीबाजी में ना हो और सब राज्यों की राय ले सके। क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। आपको पता है कि लैंग्वेज के आधार पे बहुत सारे राज्य जो थे ना वो डिमांड किए कि हमको अलग राज्य हो। जैसे आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के लेके ही तो अलग हुआ है। तो ये बहुत खतरनाक, ये जो अनुच्छेद 349 है ना ये बहुत विवादित है। मानो ना तो इससे बहुत मानो सरकार अगर इससे छेड़छाड़ करे तो बहुत विवाद खड़ा हो सकता है। इसीलिए देखोगे ना कि राजभाषा पर ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं छेड़छाड़ किया गया। राजभाषा बहुत ही अलग टाइप का हो जाता है, एक तरह से जो दिल से जुड़ा हुआ लैंग्वेज होती है ना। अब मान लो कि आपने तमिलनाडु में गए और धड़ल्ले से आप तमिल बोल रहे हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा तो नहीं ना कि कोई व्यक्ति वहाँ कमाने नहीं जाएगा, पढ़ने नहीं जाएगा, घूमने नहीं जाएगा। तो ये गलत बात है ना। तो इसीलिए 349 में ये बोला गया है कि भाषा से संबंधित कुछ भी विधियां अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो आप? समझ में आया कि नहीं? यस, समझ में आ गया? तो यहाँ तक क्लियर है 349।
मतलब समझ में आ गया ना 349। मतलब ये कहता है ना 349 कि देखो हमारा ऐसे समझो कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, 1950 को लागू हो गया, ठीक है। जब हमारा संविधान लागू होने से पहले हमारे पास देखो संविधान लागू हुआ तब ना इसे प्रावधान दिया गया लैंग्वेज के लिए, लेकिन संविधान लागू ना हुआ था उससे पहले 15 वर्षों तक आप देखोगे ना तो संसद का जो राजभाषा था वो मतलब 15 सालों तक लागू होने से पहले 15 सालों तक जो भी पार्लियामेंट का राजभाषा था ऑफिशियल लैंग्वेज उस पर कोई कानून नहीं बनाए जा सकते थे। क्यों? क्योंकि राजभाषा आयोग की बात होती थी, पार्लियामेंट्री कमेटी की सलाह ना ली जाए तब बनाया जा सकता था। ऐसा इसलिए ना क्योंकि भारत में बहुत सारे आपको देखोगे तो भाषाएं अवेलेबल है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, उर्दू है। लेकिन जब हमारा संविधान बना 1950 में तो ये तय हुआ कि हमारी राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, भाई आपने राजभाषा तो हिंदू सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जो साउथ वाले इंडी थे, जो क्या बोलते हो साउथ वाला जो लोग थे उधर के साउथ वाले, वो लोग बोलने लगे नहीं मुझे हिंदी नहीं चाहिए। तो उस राज्य में देखोगे ना तो हिंदी के लिए काफी विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ। इसलिए संविधान ने कहा ना कि 15 साल तक कोई भी ऐसी जल्दीबाजी में कानून नहीं बनेगा, पहले राय ली जाएगी फिर निर्णय होगा। क्योंकि जैसे ही लैंग्वेज की बात करेंगे वो खतरनाक स्थिति बन जाएगा। फिर जानते हो जब 1950 में संविधान लागू हुआ, 1955 में एक राजभाषा आयोग आया, किसके अनुसार 344 के अनुसार। फिर संसद को पावर दी गई कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी और इसके लिए समितियां बनाई जाएगी और अधिक से अधिक क्या किया जाएगा, हिंदी का प्रमोशन दिया जाएगा। फिर आयोग ने रिपोर्ट दिया कब 1956 में, फिर धीरे धीरे हिंदी को लागू किया गया। फिर 1959 में क्या हुआ, संसद समिति ने सुझाव दिया और लगभग 1963 में आप देखोगे तो राजभाषा अधिनियम आया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया। तो यही से 349 रियल लाइफ का एग्जांपल हो जाता ना कि अगर मान लो 349 के अनुमति और प्रक्रिया का परिणाम यही था कि हिंदी ही राजभाषा रहेगी लेकिन अंग्रेजी भी जारी रहेगा, लेकिन गैर राज्यों को परेशानी ना हो, इसीलिए बार बार हम अमेंडमेंट में कहा कि जब तक देश में सब राज्य सहमत ना हो अंग्रेजी बंद नहीं की जाएगी। समझ रहे हो? मतलब सीधा समझो ना कि कोई भी अगर आप भाषा के लेके कुछ भी करना चाहते हो तो इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। ये काफी खतरनाक है। देखो मैंने इतना टाइम इसलिए लिया, इस पे बहुत विवाद है, आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं लैंग्वेज के लेके, तो पूरा बवाल खड़ा हो जाएगा। तो हम लोगों ने 349 कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब देखो है हमारा 350। 350 देखो क्या कहता है, देखो हमारा 350 अनुच्छेद क्या कहता है, कहता है व्यवस्था 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 के निवारण के लिए अभूत्या में प्रयोग की जाने वाली भाषा। समझा? व्यवस्था के निवारण, कोई भाषा समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, देखो मैं समझाता हूँ। कह रहा ना 350 में कि भारत के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी काम या शिकायत को किसी भी भाषा में सरकार के सामने रख सकता है, चाहे वह भाषा राजभाषा में ना हो। बहुत बड़ी बात बोली गई है ना 350 के तहत। मतलब ये कहा गया है 350 में कि भारत के हर नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी भाषा में सरकारी जो भी काम है या सरकारी शिकायतें हैं, जो भी आपको शिकायत है वो किसी भी भाषा में सरकार के सामने रख सकता है, चाहे वो भाषा राजभाषा क्यों ना हो। हमारा राजभाषा क्या है? हिंदी है। किस अनुच्छेद के तहत? 344 के तहत। जैसे मान लो कि अगर किसी व्यक्ति को सरकार से कोई शिकायत करनी है तो अपनी भाषा में एप्लीकेशन दे सकता है। सरकार को यह शिकायत सुननी और समझनी पड़ेगी, चाहे वह भाषा हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई भी राज्यीय भाषा क्यों न हो। इसका मतलब है ना कि किसी भी नागरिक के साथ भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो ना? यही बात है। मान लो
कि कोई व्यक्ति तमिल में बहुत अच्छा जानकार है और उसको इंग्लिश और हिंदी आता ही ना हो, और वो सरकार को कंप्लेन करना चाहते हो, भारत सरकार को कंप्लेन करना चाहता हो, तो क्या वो उसको कंप्लेन करने के लिए इंग्लिश और हिंदी जानना क्या जरूरी होगा? नहीं, वो कोई भी भाषा में सरकार से कंप्लेन कर सकता है और अपनी राय रख सकता है। आप कहोगे ऐसा क्यों करना चाहता है? देखो भाई, सरकार नहीं चाहती है कि भाषा के लेके एक बड़ा विवाद खड़ा हो, समझ रहे हो ना, बड़ा विवाद खड़ा ना होने चाहता है, इसीलिए पूरी छूट दी गई है 350 के तहत कि आप सरकार से, आप राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, किसी से भी आपको कोई भी किसी भी शिकायत करना है तो आप अपनी भाषा में कर सकते हैं। हिंदी में करना चाहते हैं कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं कर सकते हैं, उर्दू में करना चाहते हैं कर सकते हैं, तमिल में करना सकते हैं कर सकते हैं, कोई भी भाषा जो आपको आता है कर सकते हैं। ठीक है, यही बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति को सरकार से कोई भी शिकायत करनी है वो अपनी भाषा में आवेदन दे सकता है। सरकार को यह शिकायत सुननी पड़ेगी और उसे समझनी पड़ेगी, चाहे वह भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई भी राज्य भाषा क्यों न हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि भाषा के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, तमिल भाषा में व्यक्ति जो है वो दिल्ली में रहता है, और मान लो कि किसी सरकारी दफ्तर में शिकायत करनी है, तो भाई वो तो तमिल भाषा में आवेदन देगा ना। सरकारी जो दफ्तर है उसकी बात समझने और निपटारा करने की जिम्मेदारी होगी। भाषा नागरिक के आधार पर बाधा नहीं बन सकती, ये बोला गया है। ऐसा इसलिए ना ताकि हर व्यक्ति को अपनी भाषा में अपनी आजाद रखने के पूरी छूट दी गई है। भाषा के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय या सरकारी सेवा से वंचित न रह जाए, ये पूरी पावर 300 हमारा 50 कहता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो ना कि हमारा भारत एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ बहुत से लोग रहते हैं, हर तरह के लोग। आप चले जाओ बंगाल, बंगाली, महाराष्ट्र मराठी, बिहार भोजपुरी हिंदी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, साउथ में चले जाओ तमिल। तो भाई हर लोगों की अपनी अपनी समस्या, तो अपनी समस्या अपनी भाषा में आप दे सकते हो, सरकार आपको पूरी भाषा को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 350 के का है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा। हाँ देखो, ये जो है ना 350 जो है वो संविधान ये कहता है कि जो भी भाषाएं में आप शिक्षा देना चाहते हैं, रीजनल भाषा में आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप प्राथमिक भाषा में या मातृ शिक्षा की सुविधा पूरी तरीका से दी गई है। मतलब जो मदर टेन है ना उसको पे आप राज्य की भाषा से अलग है। जैसे अगर किसी राज्य के कुछ बच्चे हैं जो अपनी मातृभाषा में सरकार से यह सूचित करना चाहते हैं कि हमें जो भी एजुकेशन है वो अपनी भाषा में दिया जाए, मतलब प्राइमरी स्तर पे, तो वो दे सकता है। ठीक है, क्योंकि भारत में आपको पता ही है बहुत सारी भाषाएं हैं। अगर किसी राज्य के जो भी बच्चे हैं ना वो मातृभाषा में उस राज्य की भाषा से अलग है, तो भी सरकार की अलग से उस भाषा की पढ़ाई सुविधा करना पड़ेगा और दिशा निर्देश देना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि आप जानते हो ना कि हमारा जो हमारा क्या बोलते हो, हमारा जो 344 में क्या कहा, मतलब 343 में कहा गया, 344 में क्या कहा गया? देखो 344 में यही कहा गया ना कि राजभाषा के संबंध में कोई भी आयोग और संसद की समितियां बनेगी, ये 344 में, और 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगा। इसी तरीका से 345 में कहा गया है कि राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं होगी। राज्य की राजभाषा जो भी होगा अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकता है, कौन? राज्य सरकार, और अपनी भाषा सिलेक्ट कर सकता है। ये पूरी तरीका से उनको छूट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखो यही कहा गया है, यहाँ पे देखो यही कहा गया है 351 के क्रम में कि जो भी प्राथमिक स्तर पे जो भी शिक्षा होगी ना वो मातृभाषा में दिया जाएगा। ठीक है, ये अच्छी बात है ना, ताकि लोगों को अच्छी से, देखो एजुकेशन में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, यही ना, तो यही बात बोला गया है। समझ रहे हो ना? अगर मान लो दिल्ली में बहुत से लोग उर्दू में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो दिल्ली सरकार को उर्दू भाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का पूरा इंतजाम करना होगा।
इसी में ना विवाद खड़ा होता है। जैसे बिहार में आप देखो मोस्टली लोग यहाँ पे मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। तो भारत सरकार को ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि यहाँ अधिक से अधिक मगही और भोजपुरी टीचर की व्यवस्था कराए। और अब यहाँ पे डोमिसाइल लगा हुआ है, तो आते हैं कहाँ से, केरल से, उधर यूपी से, और वो सबको उर्दू और मगही आता ही नहीं है, और वो बड़ी बड़ी भाषाएं बोलने लगेंगे, तो बच्चा को क्या ज्ञान देंगे, मातृभाषा की शिक्षा दे पाएंगे कभी, वो कभी नहीं दे पाएंगे। तो ये बड़ी बड़ी समस्या होती है। देखो 350 के ख कह रहा कि भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्गों के लिए एक विशेष अधिकार दिया गया है। देखो 350 के ख में, 350 के डी में देखो क्या बोला गया है कि जो भी अल्पसंख्यक भाषा है जो लुप्त होने के कगार पे है, समझ रहे हो ना, जो स्पेशल ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं, उसके लिए एक विशेष अधिकारी की व्यवस्था किया जाएगा। समझ रहे हो ना, जो भी भारत सरकार अल्पसंख्यक भाषा है जो लुप्त होने के कगार पे है उनकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। जैसे आपको पता है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी। लेकिन अगर किसी राज्य में कोई भाषा कम लोग बोलते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना क्या होगा, संविधान का कर्तव्य होगा, और इसके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। आप कहोगे अधिकारी क्या करेंगे, तो अधिकारी जो होंगे ना वो भाषाओं को के साथ जो भी अन्याय हो रहा हो, इनजस्टिस, उनको रोकेंगे, और उसी भाषा में उनको शिक्षा दिया जाएगा, आवेदन दिया जाएगा और सरकारी सेवाएं दी जाएगी, ताकि वो अपनी भाषा को प्रमोट कर सके। और वो जो अधिकारी होंगे वो हर साल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेंगे, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों या राज्यसभा या लोकसभा में रखेंगे। ठीक है, इनसे क्या होगा, इनसे यही होगा ना कि जो भी अल्पसंख्यक भाषा है वो राज्यों को यही दिलाना होगा कि हर भाषा सांस्कृतिक सम्मान बहुत जरूरी है, और ये सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्ति भाषा के आधार पर भेदभाव से ना झेलना पड़े। ठीक है, ये कहा गया है 350 के ख में। 351 में देखो कहा गया हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए निर्देश। देखो ऐसे भी आप देखोगे ना तो हमारा हमारा क्या है 343 में, 343 में आप देखोगे ना तो भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। ठीक है, और 344 में क्या बोला गया है कि हमारी जो भी भाषाएं हैं हिंदी, उसके लिए एक समिति बनेगी, और हम ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक हम हिंदी को प्रमोट करें, और हमारी अंग्रेजी की जगह जहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह हम हिंदी को यूज करें। लेकिन 351 में देखो क्या कहा गया है, 351 में कहा गया ना कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देना, मतलब ना कि मतलब हिंदी भाषा का जो भी डेवलपमेंट इस तरह से करें ताकि पूरे भारत की संस्कृति और विचार को व्यक्त करने में सक्षम बन सके, मतलब पूरी तरीका से भाषा को प्रमोट करें। अब ऐसा करने से क्या होगा, सरकार को हिंदी को ऐसा बनाना चाहती है कि भाषा जो हो ना वो पूरे देश में लागू हो और एकता की भाषा का एक आधार बने। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये सभी भाषाओं में शब्द और शैली शामिल है, ऐसा बोला जा रहा है। तो स्पेशली 351 को पूरी तरीका से प्रमोट कर रहा है। ऐसा इसलिए ताकि जो भी तत्व ना एलिमेंट भाषाओं का वो बना रहे। ठीक है, अच्छा कदम हो सकता है, मतलब ना जो भी सरकारी विभाग हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल, वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे, शिक्षा हिंदी में दे, वैज्ञानिक तकनीकी जो भी हो वो सब हिंदी में दे, ऐसा हो सकता है। आपको पता है कि हमारा 14 सितंबर को हर साल क्या बनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है कि नहीं। तो यही 351 के लेके पूरी तरीका से पावर दिया गया है हिंदी भाषा को। जो भी हिंदी भाषा है उसको पूरे भारत में क्या पूरे विदेश लेवल पे हम हिंदी भाषा को प्रमोट करें। ठीक है, ताकि हमारा संस्कृति और संपर्क एकता बन सके। ठीक है, तो ये था हमारा भाषा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग आपातकाल। देखो आपातकाल में 352 है, भाग 18 है, भाग 18 में 352 कहता है कि आपातकाल की उद्घोषणा। अब देखो 352 को हम लोग समझते हैं कि आपातकाल किस किस कंडीशन में
लग सकता है। देखो सरल शब्दों में समझते हैं, आपातकाल का मतलब क्या होती है, नेशनल इमरजेंसी कब कब लग सकता है। जैसे युद्ध के आधार पे आप आपातकाल लगा सकते हो, कोई बाहरी हमला कर दिया तो लगा सकते हो, या कोई आंतरिक अशांति जिसको सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, अब उसको नाम चेंज करके क्या किया गया है, सशस्त्र विद्रोह ही बोला जाता है आंतरिक अशांति की जगह पे। तो ये इस कंडीशन में क्या करेगी, जो राष्ट्रपति होगी ना, वो पूरे भारत में या किसी भी हिस्से में आपातकाल घोषित कर सकते हैं। जैसे मान लो मान लो मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध ऐसा भयानक हो गया कि युद्ध शुरू हो गया, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। 352 में बोला गया, ठीक है। 353 में कहा गया है कि आपात की घोषणा का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो भारत सरकार ने मतलब राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी, उनको लगा कि हाँ देश में ऐसा इमरजेंसी आ चुका है तो हम आपातकाल की घोषणा कर देंगे। तो 353 होंगे, 353 ये बोला गया है 353 में कि जो भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो केंद्र सरकार के पास जो भी पावर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम में केंद्र के पास भी कुछ पावर होती है और कुछ राज्य सरकार के पास भी पावर होती है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी की बात आती है ना, तो जो राज्य सरकार की पावर होती है वो खत्म हो जाती है, पूरी पावर सेंट्रल के हाथों में चली जाती है। ये बोला गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है तो जो भी केंद्र सरकार के पास बहुत सारे शक्तियां मिल जाती है, मतलब मानो ना तो मैक्सिमम शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है, और जो भी राज्य सरकार के पास जो पावर थी वो खत्म हो जाती है, पूरी तरीका से मानो तो खत्म हो जाती है। मानो ना तो जो संविधान में कहा गया ना केंद्र सरकार है ना वो पूरे देश में नियंत्रण कर लेती है अपने ऊपर, और केंद्र सरकार जो होती है वो राज्य सरकार को भी बहुत सारे दिशा निर्देश देती रहती है, दे सकती है। और पार्लियामेंट ऐसा कानून भी बना सकती है जो समय पर विधानसभाएं में भी बन सकती थी, वो अब किसको बनाना पड़ेगा, केंद्र सरकार को। क्यों? क्योंकि देश में नेशनल इमरजेंसी लग चुका हो, ठीक है। अब देखो नेशनल इमरजेंसी का भी दो पार्ट होता है। मान लो इस नेशनल इमरजेंसी लगा हो तो नेशनल इमरजेंसी 3 कंडीशन से लग सकता है ना। कैसे? ऐसे जैसे मान लो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध हो गया, ये कंडीशन में लग सकता है। दूसरा कि इंडिया पे कोई हमला कर दिया तो दूसरा कंडीशन में लग सकता है। तीसरा में ये लग सकता है कि मान लो कहीं आंतरिक अशांति हो गया हो, जैसे नेपाल में हुआ, तो नेपाल में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, भगवान न करे कि इंडिया में हो जाए, तो इंडिया में अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो इसको क्या बोला जाएगा, सशस्त्र विद्रोह बोला जाएगा। तो ऐसा कंडीशन होगा तो लगेगा राष्ट्रपति जी को नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है, देश का पूरा सब कुछ खतरे में हो गया, वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे में दो प्रभाव होती है। पहला प्रभाव होती है ना कि केंद्र सरकार की जो कार्यकारी शक्तियां होती है, कार्यकारी शक्ति समझते हो ना, अनुच्छेद 53 में बोला गया है राष्ट्रपति के पास पूरा पावर होती है। बोला गया है कि अगर केंद्र सरकार के जो भी कार्यकारी शक्तियां होगी उसका विस्तार कितना पावर होगा, तो ये बोला गया है कि अगर केंद्र सरकार देश के किसी भी हिस्से में काम कर सकती है, राज्य सरकार उस नियंत्रण में आ जाएगी। राज्य सरकार ना कहेगी उस समय कि मेरे पास भी पावर है, नहीं, पावर गया। जैसे मान लो बिहार में पूरा भगदड़ मच चुका है, आपस में सब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मतलब बिहार में मानो ना तो लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीका से नहस तहस कर दिया गया, तो केंद्र सरकार बोलेगी भैया तू साइड हो। आप बोलोगे सर नहस तहस हो गया तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, नहीं, राष्ट्रपति के लिए अलग प्रावधान है। नहस तहस हो गया मतलब ना यहाँ गृह युद्ध जैसा सिस्टम शुरू हो चुका हो, तो फिर क्या करेगी ना, पूरे बिहार में नेशनल इमरजेंसी नेशनल लगा देगी। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो भी राज्य सरकार के पास जो पावर था वो खत्म गया, तो केंद्र सरकार किसी भी हिस्से में सीधे काम कर सकती है, और जो भी राज्य सरकार है राज्य सरकार के वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ जाएगी। ये तो वो था कार्यकारी शक्तियां, लेकिन संसद के विधायी शक्तियां भी होती है। संसद उस विषय पे कानून बना सकती है जो समान स्थिति में राज्य सरकार कानून बनाती थी, जैसे पुलिस
पुलिस का काम किसका था? कंट्रोल करना, राज्य सरकार को, लेकिन वो नहीं कर पा रही है, तो केंद्र सरकार करेगी। कानून व्यवस्था को एकदम चौपट हो गया है स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। कृषि, स्वास्थ्य सब खत्म, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर संभालेगी। समझ रही हो ना? तो ये होती है हमारा 353 की बात किया गया। ठीक है, आपको याद होगा कि हमारे देश में एक बार आंतरिक अशांति लगा था। कब? 1975 में। कौन लगाई थी? इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, याद करो। तो इंदिरा गांधी जी जब लगाई थी ना, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार था, तो कई राज्यों में जो भी सरकारी कार्य था ना, वो दखल देना शुरू कर दिया था। लेकिन कई राज्य जो थी ना, उसकी विधानसभाएं का चुनाव जो होना था वो टल गया था, क्योंकि उस समय जो भी प्रशासनिक आदेश थे ना, सीधे राज्य स्तर पर लागू किए गए थे। इसी तरीका से 353 लागू किया गया था, क्योंकि आपको पता है 352 लागू हुआ, तो 353 में करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बोला गया 353 में कहाँ कहाँ प्रभाव होगा। ऐसा नहीं कि बिहार में इमरजेंसी लग गया तो यूपी का प्रभाव पड़ेगा, नहीं, यूपी से कोई मतलब नहीं। नेशनल इमरजेंसी कहीं भी लगाया जा सकता है, छोटा सा छोटा एरिया में भी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं उस सिचुएशन के आधार पर। ठीक है, ये बोला गया 353। आप कहता है 354 क्या कहता है? देखो 354 क्या कहता है? 354 कहता है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में है, तब राजस्व की वितरण संबंधित उपबंधों को लागू करना। देखो, मान लो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, 353 के साथ उसका जो भी प्रभाव है ना, वो पड़ने लगा, चाहे पूरे देश में लगा हो, चाहे कोई छोटा सा जगह में लगा हो। अब आती है ना 354 में कह रहा कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो जो भी राज्य को पैसा मिलने वाला था, जो भी राजस्व को वितरण मिलने वाला था, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, वो अस्थायी रूप से बदल जाती है, क्योंकि देश खतरा में चला गया ना, आसान तरीका से होती है। क्योंकि आपको पता है कि 268 से 281 तक हम लोगों ने अनुच्छेद पढ़ा है कि जो भी टैक्स के होगा, आय होगा, फंड होगा, कैसे बांटे जाएंगे, ये सब। लेकिन ये इमरजेंसी के केस में स्थिति बिगड़ सकती है। राष्ट्रपति का पूरे अधिकार है कि जो नियम कानून है उसको बदल दे। मतलब वित्त आयोग जो होगा ना, फाइनेंस कमीशन, उसकी सलाह से सारा काम करना होगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि हमारे देश में बहुत बड़ा संकट आ गया, और उस समय केंद्र सरकार के पास डिफेंस चाहिए, सुरक्षा चाहिए, पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब भैया ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो जो भी टैक्स का पैसा आया था और राज्य सरकार को बांटना था, क्योंकि बांटना पड़ता है ना, तो भैया तू सोचेगा कि छोड़ो, अब राज्य सरकार को टैक्स क्यों दें, कम कर देते हैं। देना था 20 रुपया, दे देते हैं 5 रुपया, और 15 रुपया देश के हित में लगाते हैं, क्योंकि देश का संकट बहुत खतरनाक हो चुका है। तो ये किया जाता है 354 के तहत, ये सब किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया हो, हुआ था ना एक बार 371 में। 371 में भारत और पाकिस्तान के साथ, 371 में नहीं जी, 1971 में, 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लागू था। समझ रहे हो? बहुत पैसा खर्चा होता है किसी भी नेशनल इमरजेंसी में। जो जो राज्यों के फंड देना होता है ना, वो नहीं दे पाती है सरकार, क्योंकि खतरी हो जाती है ना, ये बातें। 354 में यही बोला गया। ठीक है, अब कह रहा है 355 क्या है? देखो 355 का कहना है कि ब्रह्म आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा का संघ का कर्तव्य होगा। बिल्कुल होगा भैया, ऐसा होगा ही। देखो कहना है केंद्र सरकार का ड्यूटी होगा कि राज्य के हर राज्य के बाहरी हमले और आंतरिक जो भी गड़बड़ियां हैं उसको बचाए। यह कौन करेगा? राज्य सरकार को पूरी पावर, पूरा मतलब सिक्योरिटी करेगा। कौन? केंद्र सरकार। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कि किसी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गया हो, या राज्य सरकार ठीक ठाक काम नहीं कर पा रहा हो, समझ रहे हो ना, ठीक ठाक काम नहीं कर पा रहा हो, या राज्य की एकता और सुरक्षा पूरी तरीके से खतरा में हो, तो केंद्र सरकार का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा
कि वो अपना कदम उठाए और राज्य की पूरी स्थिति को सुधार सके। ये कहता है 355। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि 355 ही इग्नोर कर दे, नहीं, फिर बर्बाद हो जाएगा ना वो राज। देखो क्या कर रहा, ब्रह्म आक्रमण, जैसे बिहार में कोई आक्रमण कर दे, या आंतरिक अशांति, बिहार में कोई बड़का अशांति खड़ा हो जाए, तो ये राज्य की सुरक्षा के लिए पूरा सेंट्रल का दायित्व होगा कि उसको कंट्रोल करे। ठीक है, मतलब संघ का पूरा कर्तव्य होगा कि हर राज्य की रक्षा करे, सुनिश्चित करे कि राज्य का जो भी शासन है वो संविधान के अनुसार चल रहा है। तो ये है 355 में बोला गया है। ठीक है, समझा ना? समझा, समझ गया होगा। अब आते हैं 356। देखो 356 जो है ना, यही है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र को विफल हो जाने के उपवर, जैसे मान लो कि जैसे बिहार में या कोई भी स्टेट में पॉलिटिकल अनबैलेंस्ड हो जाए, अनस्टेबिलिटी हो जाए, तो उस समय जो होती है ना वहाँ के राज्यपाल, वो बोलते हैं राष्ट्रपति महोदय जी को, यहाँ जो भी चल रही है सरकारें वो संविधान के विपरीत चल रही है या संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति महोदय जी को रिक्वेस्ट करती है कि आप यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो राष्ट्रपति बोलता है बिल्कुल मैं तैयार हूँ, लगा देते हैं, लगा दीजिए। ठीक है, तो यही होती है कि जब भी किसी राज्य में सरकार संविधान के अनुसार न चल रही हो या कोई संवैधानिक संकट आ गई हो, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राज्यपाल के अनुशंसा करने के। क्यों ऐसा कब होता है? देखो ना, जब कानून व्यवस्था पूरी तरीका से बिगड़ चुका हो, मर्डर हो रहा हो, रेप हो रहा हो, कानून की कोई वैल्यू नहीं हो, तो बहुत दिक्कत है। फिर कानून की जो मुख्यमंत्री का बहुमत खो दिया हो, मतलब वहां पे जो बहुमत में सरकार थी ना वो गिर चुकी हो, या विधानसभा काम ही न कर रहा हो, या सरकार का संविधान पूरी तरीका से उल्लंघन हो गया हो, या जो भी संविधान में प्रावधान दिया गया है वो राज्य सरकार मान ही नहीं रहा है, तो फिर इस तरह से राष्ट्रपति शासन लग जाती है। ठीक है, और पूरी राष्ट्रपति का जो शासन लगती है ना, तो केंद्र सरकार उस पर पूरी तरीका से हस्तक्षेप करके और राज्य की स्टेबिलिटी के लिए अपना कदम लगा सकता है। अब राज्यपाल कैसे लगता है राष्ट्रपति? देखो, जो राज्यपाल महोदय जी होते हैं ना, वो रिपोर्ट भेजती है कहाँ? राष्ट्रपति के पास, और उनको पूछती है राष्ट्रपति महोदय जी को कि देखिए राष्ट्रपति महोदय जी, यहाँ पे सही से ये राज्य सरकार नहीं चल पा रही है, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अब आती है ना कि राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक लग सकता है? देखो मैक्सिमम 6 महीना तक, सॉरी मिनिमम 6 महीना तक आप लगा सकते हो, और अधिकतम 3 साल तक। ठीक है, और ये देखो ये जो 355 है ना, 356 का ही तो एक एक्सटेंशन है। 355 में यही तो कहता है कि केंद्र का एक कर्तव्य होगा कि राज्य की रक्षा करना, और 356 में यही तो हो रहा, रक्षा करने चला था, राज्य सरकार कर ही नहीं पा रही है, तो फिर राज्य सरकार का पूरा कर्तव्य, केंद्र सरकार का पूरा कर्तव्य होगा कि 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू करे। जिससे राष्ट्रपति शासन बहुत बार लागू हुआ, अच्छा से देखोगे ना तो पंजाब में बहुत बार लागू हुआ, केरल में, बिहार में, सब जगह लागू हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन कोई बड़ा बात नहीं है, लग जाती है। ठीक है, अब आती है 357। ठीक है, 357। तो 357 में कह रहा है कि 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग, मतलब अगर 356 के अधीन कोई उद्घोषणा कर दी गई हो तो उसके अधीन विधायी शक्ति का प्रयोग क्या होगा? मान लो ना कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और राज्य के जो भी विधानसभा था वो डिसॉल्व कर दी जाती है या निलंबन रहती है, तो ऐसे समय में जो राज्य में कानून बनाने का जो भी बॉडी था वो तो है ही नहीं, तो क्या करेगी? संसद ये काम करती है। क्या करती है संसद? क्या करेगी? राज्य में कानून बना सकती है, मतलब राज्य का जो भी विधानसभा का काम होता है वो राष्ट्रपति शासन लग चुका है ना, तो क्या होगा? राज्य की विधानसभाएं नहीं चल रही है, तो इस समय
जो भी कानून होगा तो केंद्र सरकार संभालती है उसको। ठीक है, सीधा सीधा समझो ना कि अगर राज्य के लिए कोई कानून बना सकती है कौन? संसद। राष्ट्रपति भी आदेश जारी कर सकती है, जैसे नियम कोई बदल सकती है, प्रशासन को आदेश दे सकती है, संसद किसी भी राज्य की विधायी शक्तियां जो भी हो वो सौंप सकती है, ये सब कर सकती है। ठीक है, तो ये बात किया गया है 357 में। ठीक है, मतलब ना पूरी पावर आ जाती है संसद के पास। यहाँ तक क्लियर? 357 क्लियर हो गया? समझ रहे हो? देखो 357 का बात क्या है, मैं फिर से शुरू करता हूँ तब आपको यहाँ तक पहुँच जाएगी। देखो 352 में क्या है? आपातकाल की उद्घोषणा। देश में अगर मान लो इमरजेंसी का कंडीशन आ गया हो, देश में इमरजेंसी 3 कंडीशन पे लगाई जाती है। पहला कि कोई भारत पे आक्रमण कर दिया हो तो, या भारत किसी पे आक्रमण कर दिया हो तो, या युद्ध हो गया हो तो, या कोई आंतरिक अशांति हो चुका हो तो। आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह को नाम दिया गया। तब हम राष्ट्रपति क्या करती है? आपात की उद्घोषणा कर देती है। फिर है 353 में आपात उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा। देखो प्रभाव या तो पूरे देश में हो सकता है, यहाँ या तो कहीं छोटा मोटा स्टेट में लगा है वहां हो सकती है। तो प्रभाव का मतलब समझो, मान लो बिहार में आपातकाल लगा है तो सिर्फ बिहार भर में ही प्रभाव पड़ेगा, यूपी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, झारखंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। मान लो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी लगा है तो सिर्फ और सिर्फ पटना भर में ही प्रभाव पड़ेगा, गया में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बोला गया 353 में। 354 में कह रहा है ना कि जब भी आपातकाल की घोषणा हो चुकी हो, अपवर्तन में हो, तब जो भी राजस्व के वितरण संबंधित होगा उसका लागू रहना। मतलब ना कि मान लो कि हमारे देश में नेशनल लेवल पे पूरे भारत में इमरजेंसी लग चुका हो, युद्ध हो चुका हो, तो उस समय क्या होती है ना कि बहुत सारे जो भी टैक्स की पैसा होती है, जो भी सरकार के पास जो भी पैसा आती है केंद्र सरकार के पास, वो कुछ पैसा राज्य सरकार को भी देना होता है, या सैलरी भी देनी होती है बहुत सारे एम्प्लॉय की, बहुत सारे राष्ट्रपति का वेतन, कुछ भी हो सकता है। सब नियम कानून बदलना पड़ेगा क्योंकि देश संकट में है, और जब देश संकट में है तो यहाँ आदमी को बचाने से ज्यादा पैसा की जरूरत पड़ेगी ना, बहुत सारे चीज की जरूरत पड़ सकती है, संसाधन की। तो उस संसाधन को बांटने से अच्छा है कि बचा के रखो ताकि फ्यूचर में काम आए। तो ये 354 के पूरा अधिवास किया गया है, मतलब उसका रोल बनाया गया। 355 में कहा गया ना कि कोई भी राज्य संकट में है, चाहे कोई भी राज्य हो, 28 राज्य है, संकट में है, तो केंद्र सरकार को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि उसको बचाए। जैसे मान लो बिहार में पूरी तरीका से लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका हो, गृह युद्ध हो चुका हो, तो पूरी पावर जो होगी ना वो संसद ले लेगी, और यहाँ शांति बहाल करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होगा? संसद को होगा, क्योंकि बिहार भारत का ही एक हिस्सा है, कोई दूसरा हिस्सा नहीं है। ये तो था पूरा नेशनल लेवल पे। लेकिन अगर मान लो 356 में कहा गया है कि कोई मान लो यहाँ की सरकार, किसी भी राज्य की सरकार की जो संवैधानिक तंत्र है, जो संविधान का रूल और रेगुलेशंस बनाया गया है उसके अनुसार चल ही नहीं पा रहा हो वो सरकारी, तो भाई वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा। राज्यपाल महोदय जी सीधे जाएंगे राष्ट्रपति के पास, बोलेंगे देखिए राष्ट्रपति महोदय जी, संविधान के अनुसार कोई काम यहाँ नहीं हो रहा, तो आप क्या कीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। राष्ट्रपति महोदय जी बोलेगी बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आप क्यों हो, आपने बोला, गलत तो बोल नहीं सकते हो क्योंकि आप भी संवैधानिक पद पे हो, मैं भी संवैधानिक पद पे हूँ, तो मैं लगा दूंगा, और लगा देती है। राष्ट्रपति शासन तुरंत इमीडिएटली तौर से राष्ट्रपति शासन लग जाता है, इसमें किंतु परंतु नहीं चलता है। ये था 356 के तहत। 357 में यही कहा गया है कि मान लो 356 के अधीन में उद्घोषणा हो सका है, तो जो भी विधायी शक्तियां का जो भी प्रयोग होगा ना वो सब करेगी केंद्र सरकार। अब आती है 358। देखो 358 में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत निलंबन। देखो हमारे देश में मान लो कि आपातकाल लग चुका है, आपातकाल लग चुका है, तो आपातकाल 3 कंडीशन से आप लगा सकते हो। एक,
ब्राह्म आक्रमण से, ब्राह्म आक्रमण के मतलब कोई हमारा चाइना मान लो इंडिया पे हमला कर दिया तो यहाँ लग जाएगा, या इंडिया किसी पाकिस्तान पे हमला कर दिया और युद्ध की कंडीशन पूरा खतरनाक हो गया हो, या आंतरिक अशांति जिसको सशस्त्र विद्रोह बोलते हैं इसके आधार पे लग गया हो तो क्या होगा, तो जो हमारा अनुच्छेद दिया गया ना, अनुच्छेद 19 फंडामेंटल राइट्स में स्वतंत्रता का अधिकार, जो भी आपको 5 राइट्स नहीं 6 राइट्स दिए गए हैं वो क्या होंगे, वो स्वतः खत्म हो जाएंगे। कब? 2 कंडीशन में, जब कोई ब्राह्म आक्रमण हुआ हो तब, या कोई बड़का इमरजेंसी लग गया हो तो। आंतरिक अशांति पे 19 नहीं खत्म होगा, आंतरिक अशांति पे 19 नहीं खत्म होगा, आंतरिक अशांति पे 19 नहीं खत्म होगा। 19 को अगर खत्म करना भी होगा आंतरिक अशांति पे तो 359 एक्शन में आएगा। मतलब ये कह रहा है कि आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रांत किए अधिकारियों में प्रवर्तन का निलंबन। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ इसको, मैं देसी भाषा में समझाता हूँ ऐसे, क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था, तो वो दरोगा में का सब जगह पूछता है, तो आप इसको ऐसे समझो। देखो अगर आपने पॉलिटी को पूरा आर्टिकल सही से पढ़ लिया ना तो पूरी पॉलिटी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट में रिवीजन का सबसे बेस्ट है कि आप एक एक अनुच्छेद को अच्छे से समझ लें, बस आपका हो जाएगा जो भी आपका है। देखो समझते हैं, देखो क्या बोला गया इसमें कि मान लो कि हमारे देश में आपातकाल लग गया। आपातकाल 3 कंडीशन में लग सकता है। एक आपातकाल लगता है जब कोई आक्रमण हो गया हो, कोई मान लो कि हमारे देश पे आक्रमण कर दिया हो, तो भाई ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया ना कि हमारे देश पे आक्रमण कोई कैसे कर सकता है बिना कहे पूछे, या भारत किसी पे आक्रमण कर दिया हो, या कोई आंतरिक अशांति लग गया हो। मान लो कि भारत ने चाइना पे आक्रमण कर दिया तो युद्ध की क्षति, युद्ध की कंडीशन आ जाएगी, या पाकिस्तान पे आक्रमण कर दिया तो यहाँ पे भी युद्ध की क्षति आ जाएगी, या तो भारत के कोई हिस्सा में या पूरे हिस्से में आंतरिक अशांति पैदा हो गया। तो 2 कंडीशन में अगर युद्ध की पूरी कंडीशन हो चुका हो तो उस समय अनुच्छेद जो 19 होगा ना वो खत्म हो जाएगा। मतलब जो भी आपकी आजादी है ना बोलने का 6 प्रकार के दिया गया है वो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आंतरिक अशांति हो गया तो फिर अनुच्छेद 359 एग्जिट हो जाता, मतलब एक्टिव हो जाता है। और 359 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति निर्णय ले कि और भी जो फंडामेंटल राइट्स है वो खत्म करे ना करे। और भी अनुच्छेद के 19 में भी बहुत सारे प्रावधान दिए गए ना, उसमें कौन कौन सा अनुच्छेद को खत्म करे और ना करे। जो सब आर्टिकल्स है ना 19(1) के ए, 19(1) के 2, सब क्लोज, उसमें से कुछ क्लोज को बचने दे और कुछ क्लोज को खत्म कर दे, ये बोला गया है। तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद हमारा क्या है, अनुच्छेद है 300 कहाँ गया, अनुच्छेद 300 कहाँ गया इधर, हाँ 300 क्या है 59, 359 में ये बोला गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, यहाँ तक समझ में आ गया। आप देखो 359 में देखो ये क्या ना, इसमें आप देखोगे ना तो एक 20 है और एक 21 है जो कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो चाहे सशस्त्र विद्रोह। आप कहोगे 20 क्या है, तो 20 जो है ना वो ये है न्यायिक, जो भी लिया जाता ना कि किसी को सजा सुनाया गया हो, कोई जेल में कैद हो तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। या किसी को सजा सुना दिया गया हो, जेल में बंद होने वाला हो तो बंद होगा चाहे जो हो जाए। और 21 के तहत जीने का अधिकार, वो आपको जीवित रहेगा। तो 20 और 21 जीवित रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इसकी अगर मैं बात करूँ ना इमरजेंसी का, तो बहुत बड़ा केस हुआ था। देखो मैं पूरा समझाता हूँ आपको। 360 में कह रहा वित्तीय के बारे में, पहले इसको समझते हैं। देखो 359 और 358, 359 को समझते हैं आसान भाषा में।
359 सबसे पहले तो हम लोगों ने आपातकाल को सही से समझा। अब देखो 359 क्या कहता है कि मान लो कि अगर आपातकाल लागू है और राष्ट्रपति चाहे तो कोई भी व्यक्ति के जो भी अधिकार है ना वो छीन सकता है, बिल्कुल छीन सकता है, निलंबन कर सकता है, लेकिन 20 और 21 को नहीं करेगा, क्योंकि ये 44वें संविधान संशोधन में इनको पूरी अधिकार दिया गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केस हुए थे जहाँ पे ऐसे ऐसे मसले हुए थे। ठीक है, तो 358 के तहत अगर कोई आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह पे लगेगा तो अनुच्छेद 19 नहीं खत्म होगा, 359 के तहत 19 को खत्म करना होगा। ठीक है, यह क्लियर हो गया। 360 में देखो क्या बोला गया। 360 में कहा गया है कि अगर भारत में वित्तीय स्थिति खराब हो जाए, फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी, तो फिर हम लगा सकते हैं इमरजेंसी। वो भी कौन सा? वित्तीय इमरजेंसी। मतलब ये बोल रहा ना कि देश में जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना वो खराब हो जाए, मतलब सरकार को चलाना ही बहुत मुश्किल हो जाए, तो राष्ट्रपति क्या करेगी ना, पूरे भारत में वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। ठीक है, अब फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगेगा? देखो अभी तक तो नहीं लगा है हमारे देश में, अच्छी बात है, ना लगना भी चाहिए। क्यों ना लगना चाहिए? अच्छी बात है। क्यों? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खतरे में हो, भारत के पास पैसा ही ना बचा हो, कर्ज बहुत ज्यादा हो चुका हो, तो ऐसे केस में क्या होती है ना, वित्तीय संकट आने का चांसेस रहता है। तो अच्छी बात है कि हमारे देश में अभी भी ऐसे कंडीशन नहीं आया और ना ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो वित्तीय स्थिति समझ में आया ना? वित्तीय स्थिति का मतलब होता है ना कि जो भी हमारा सरकार है ना वो खजाना खत्म हो चुका हो, सरकार दिवालिया होने की कंडीशन में हो। ठीक है, या बहुत सारा लोन ले लिया हो, चुका ही नहीं पा रहा हो, तो भाई ऐसे स्थिति में जानते हो ना बहुत दिक्कत हो जाती है, तो ऐसा केस बन सकता हो। तो इस तरह की बात को हम लोग 360 में बोलते हैं कि भारत में वित्तीय स्थिति हो सकता है, इकोनॉमिक्स क्राइसिस। देखो एक बार हुआ था, याद करो, 1991 में ऐसा संकट आने वाला था, आ चुका था, जिसमें से एलपीजी लाया गया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उस समय क्या था ना, भारत में नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री हमारे मनमोहन सिंह थे, और यही लाया गया था। 1991 में क्या था ना कि भारत में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया था, मतलब भारत में जो मुद्रा का भंडार होता है ना, ये डॉलर, ये खत्म हो चुका था। सोचो भाई, डॉलर बहुत बड़ी पावर होती है, अगर ये खत्म हो गया ना किसी भी देश का तो नीलाम हो जाएगा। जैसे किसी देश का अगर ये खत्म हो गया ना तो देश खत्म हो सकता है। कैसे? कैसे बताता हूँ। आप जो हम लोग रुपया यूज करते हैं ना उसकी वैल्यू वहीं तक सीमित है जब तक डॉलर है, जैसे ही डॉलर गया रुपया की वैल्यू खत्म। मान लो कि अगर आपको अमेरिका से कोई सामान खरीदना हो तो अमेरिका सीधे कहेगा आपको डॉलर चाहिए, तो बोलेगा मेरे पास डॉलर नहीं है, बोलेगा भाड़ में जाओ, बोलेगा अरे भगवान, ये कैसे होगा? मान लो रसिया से तेल खरीद रहा हो, कुछ दिन के लिए रसिया रुपया में ले रहा हो, ठीक है, लेकिन अगर डॉलर में डिमांड कर दिया और डॉलर ना हो तो तेल नहीं खरीदाएगा, और तेल नहीं खरीदाएगा तो फिर पेट्रोल नहीं, तेल नहीं खरीदाएगा, पेट्रोल नहीं खरीदाएगा, तो फिर क्या होगी? जितने ट्रक हैं, फिर हो गया जो भी 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर गाड़ी, या मानो ना तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ठप पड़ जाएगा, हमारा देश रुक जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए हमारा जो भारत का राजस्व होती है ना, खास करके जो पब्लिक अकाउंट होती है वो भी नेशनल कैपिटल उसको बोला जाता है, डॉलर में बहुत ज़्यादा होता है, उसको रिजर्व करके सरकारें रखती है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो भारत का रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि पैसा पैसा ही जब तक मतलब पैसा उसी टाइम तक जीवित है जब तक का डॉलर जीवित है, डॉलर गया पैसा गया। क्योंकि हमारे देश में तो सब चीज़ है नहीं कि हम अपने से उगा लेंगे, हर चीज़ तो हम नहीं उगा सकते हैं, हमें दूसरे देशों से बहुत सारे सामान मंगाना पड़ता है, और मंगावेंगे तो पता है ना हमें डॉलर की डिमांड पड़ती है, दूसरे देश सीधे डॉलर की डिमांड करती है। ठीक है, ये है हमारे देश की कंडीशन। हमारे देश की क्या, किसी के देश की। तो इसीलिए
वित्तीय संकट अभी तक हमारे देश में ना लगा है, जो अच्छा बात है। अब आते हैं 361 क्या बोलता है, आज खत्म कर देंगे भाई इसको। 361 कहता है राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण क्या होगा। देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण आसान भाषा में समझो कि जो राष्ट्रपति होंगे और राज्यपाल होंगे वो अपने पद पर समय रहते अदालत में किसी भी अपराधी या सिविल मुकदमे से छूट होती है। ये पावर दिया गया है 361 में। मतलब ये कह रहा ना कि अगर मान लो राष्ट्रपति महोदय जी जब तक 5 साल के लिए हैं, राज्यपाल जब तक 5 साल के लिए हैं, जो भी राज्य प्रमुख हैं उनकी पावर दिया गया है। आप उस टाइम तक कोई केस नहीं उस पर चला सकते हो, ना कोई गिरफ्तारी कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। समझ लो ना, ये पावर दिया गया है अनुच्छेद 361 के तहत। ठीक है, मतलब सीधा समझो ना कि जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे, आप उस पर कोई मुकदमा नहीं कर सकते हो, कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, कोई अदालत उस पर सवाल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पावर उनको राष्ट्रपति जी के और राज्यपाल को दिया गया। ठीक है, अब कहोगे क्या उसको हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी, मुकदमा और कोई अदालत सवाल नहीं कर सकती। हटाना और उसको बदनाम करना में बहुत फर्क होता है। संसद चाहेगी तो हटा देगी, अनुच्छेद 61 के तहत क्या करेगी, इम्पीचमेंट लाएगी। इम्पीचमेंट में उसको 14 दिन पहले उनको इंफॉर्मेशन देना होगा। संसद के कोई भी सदन में आपको इम्पीचमेंट लगाना होगा, 2/3 बहुमत से उनको पास कराना होगा, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। अगर ऐसा हो जाता है तो राष्ट्रपति हट जाएगी। लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद बना है तो आप उसको कोई केस नहीं लगा सकते हो, गिरफ्तारी नहीं कर सकते हो, ना कोई सवाल खड़ा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा पद पे रहने के लिए होती है। अगर पद छोड़ा तो कुछ भी कर सकते हो, पद पर रहते कुछ नहीं कर सकते हो, पद जैसी छोड़ दिया आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब केस चला सकते हो। ये कहा गया 361। 361 में पूरा प्रोटेक्शन देता है किसको? राष्ट्रपति जी को और राज्यपाल। 361 के काम में क्या कहा गया? 361 के काम 361 के काम में कहा गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही का प्रकाशन का संरक्षण। मतलब ने ये कहा गया 361 के ए में कि अगर कोई अखबार, टीवी चैनल, पत्रकार, मीडिया जो भी हो, संसद मीन्स पार्लियामेंट और जो भी विधान सभा होंगे, जो भी कुछ भी कहा गया हो उसकी सच्ची सही रिपोर्ट प्रकाशित करना, या उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। समझा? नहीं समझा? आसान भाषा में समझो कि कोई भी पत्रकार होगा, मीडिया होगा और संसद और विधानसभा की कार्रवाई की रिपोर्ट करने के लिए पूरी तरीका से स्वतंत्र है। लेकिन स्वतंत्रता तभी तक है जब तक कि रिपोर्ट सही और सच्ची होनी चाहिए। आप गलत सलत खबर चलाए तो बहुत बड़ा कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई मीडिया संस्था संसद की तोड़ फोड़ ममोड़ झूठी खबर चला देती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना तय है। ये बोला गया है 361 के कानून। ठीक है, समझा? 361 में यही कहा गया कि संसद का जो भी कार्रवाई होगी और राज्य के जो भी विधानमंडल की कार्रवाई होगी वो प्रकाशन का संरक्षण दिया गया। आप प्रकाशित कर सकते हो, बस झूठा खबर आपको नहीं फैलाना। ठीक है, ये बोला गया है। नहीं देखते हो संसद का कोई भी कार्रवाई होती है तो हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कोई बड़ा बड़ा टीवी चैनल पे आप देखते हो ना, खबर चलाई जाती है। लेकिन अगर संसद का झूठा खबर आपने चला दिया तो आप पे बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए आप देखोगे ना संसद की कोई भी खबर फालतू का नहीं चलाते हैं, उनको देखोगे तो ऑफिशियली रहता है। जैसे राष्ट्रपति के यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे मिलेगा, प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, या जो भी बड़े बड़े पोस्ट वाले मिलेंगे। आप बड़े बड़े चैनल वाले जैसे यूट्यूब चैनल में देखोगे ना कि क्या बोलते हैं, यूट्यूब है या कोई मीडिया वाले ना चलाते हैं तो उनको बहुत फिल्टर करके चलाना पड़ता है। गलत सलत खबर चलाएं मामला गड़बड़ हो सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये दिया गया है 361 के काम में।
पता है, अगर मान लो कि एनडीटीवी पार्लियामेंट के बीच में कई बार गलत रिपोर्ट किया गया है, तो पता है नोटिस भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 361 का के जो भी है ना लिमिटेशन, वो उससे बाहर जा रहा हो। क्योंकि यही बोला गया ना कि आप संसद का जो भी कार्रवाई है, संसद का हो या राज्य विधानमंडल को, वो आपको सच्ची दिखानी है। देखो ये संसद का पावर दिया गया, इसलिए देखते हो ना, डर से कोई कुछ नहीं चलाता। आप यूट्यूबर हो, आप नहीं चला सकते हो। अगर आपने चलाया और गलत सलत फैला दिया कि यहाँ पे संसद में ये हो रही थी वो हो रही थी, तो फिर आप पे नोटिस चला जाएगा, और जैसे ही नोटिस जाएगा तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 361 की का पूरी तरीके से पावर देती है। ठीक है, मतलब आप चलाओ लेकिन झूठी तुठी खबर मत चलाओ, नहीं तो आप पे लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। क्योंकि सरकारी कामकाज को आप गलत तरीका से पेश करोगे तो एक तरह से आप सरकार पे उसकी क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो ना, ये बात हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता भी है कि हमारे अनुच्छेद में 105 संसद के विशेष अधिकार दिया गया स्कूलों को। तो ये है 363 का पढ़ लिए, 363 पढ़ते हैं। देखो 363 का रहा ना कि कुछ सदियों करारों आदि के उत्पन्न विवादों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन। 363 के कहता ना कि कोई भी ऐतिहासिक विशेष अनुच्छेद है, जैसे मान लो राजघराना, भारत के सरकार के बीच समझौता हुआ, जैसे मान लो कि भारत की आज़ादी के समय जो भी रियासतें थी वो भारत में शामिल हो गई, और उसके साथ बहुत सारे एग्रीमेंट या समझौता हुआ और सरकार ने की थी, तो उसी से जुड़े किसी भी विवाद का जो भी है ना, वो अदालत फैसला नहीं दे सकती है। समझ रहे हो ना, ये मामला अदालत के पास अब नहीं रहेगा। ये 363 के बाद में बोली गई। मतलब ये कहा गया ना कि जो भी 1947 में भारत जब आजाद हुआ, तो आपको पता है ना कि हमारे देश में लगभग 562 रियासतें थी। ठीक है, तो और हर रियासत के साथ अलग अलग तरीका से भारत सरकारों ने क्या किया उसको अपने पास लाने के लिए काम किया। तो जो जो विवाद था, किसी के साथ एग्रीमेंट किया गया, बहुत सारे विवाद के तहत उनको सुलझाया गया। तो आप उस जो भी बातें हैं ना, उसको आप कोर्ट नहीं ले जा सकते, कोर्ट में ले जाने का कोई अधिकार नहीं है, कानून से मुक्त रखा गया है। 363 के काम में वही बोला गया है कि देश के राज्यों के जो भी शासक को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी शैलियों का अंत किया गया। ठीक है, अब है आगे अनुच्छेद 364। देखो अनुच्छेद 364 क्या कहता है। अनुच्छेद 364 कहता है कि महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। मतलब देखो ये कह रहा ना, मतलब सीधा कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो बहुत सारे रियासतें थी, संस्थान था, सब भारत सरकार में शामिल हुई थी। उसी में बहुत सारे ऐसे ऐसे भी लोग थे जो सेवाएं थे, समझौता था, वो हुए थे। तो यही बोला गया है कि जो भी महापतन हो या विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया। ठीक है, मतलब ये अनुच्छेद बताता है ना कि जो भी सर्विसेज होगी, इंस्टीट्यूशन होंगे, एग्रीमेंट होंगे, तो भारत सरकार या राज्य सरकार के जो भी समझौते से जुड़े हो, उस पर नियंत्रण और निर्णय लेने का जो भी अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होगा। बस सिंपल। 364 में यही बोला गया है। 364 में ये बोला गया है कि महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के जो भी विशेष उपबंध है वो सब पावर राष्ट्रपति जी के पास है। 364 में कहा गया है। ठीक है, मतलब जो भी विशेष सर्विस है, इंस्टीट्यूशन है, समझौता है, वो सब भारत सरकार या राज्य सरकार के बीच जो भी समझौते जुड़े हुए हैं, उस पर पूरा नियंत्रण और निर्णय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, अब आते हैं 365। देखो 365 का रहा कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उसको प्रभावी करने के असफलता का प्रभाव। देखो क्या होती है ना
कि राज्य सरकार को, जो हमारा केंद्र सरकार होती है ना, वो समय समय पे दिशा निर्देश देते रहती है। जैसे हर समय आप देखोगे ना तो फ्री रेवड़ी बहुत सुने हो। फ्री रेवड़ी का मतलब होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोलती है कि नहीं आप लोन कम लीजिए, ऐसा नहीं कि आप दिवालिया बन जाइएगा कुछ समय बाद। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को समय समय पे गाइडलाइंस देती है, क्योंकि वो अभिभावक की तरह काम करता है ना, मानो तो बड़े पिता या भाई की तरह। तो राज्य सरकार को समय समय पे दिशा निर्देश देने का काम केंद्र सरकार को है। अगर कोई राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार के संविधान के अनुसार जो भी डायरेक्शन दिया गया है वो पालन ही नहीं कर रहा हो, तो माना जाएगा कि संविधान के अनुसार शासन नहीं चला रही है। तो ऐसे स्थिति में फिर से पैदा कौन होगा? 356। तो इसीलिए 356 के तहत और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। देखो 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल दिशा निर्देश देता है कि देखिए राष्ट्रपति महोदय जी, हमारे बिहार में या कोई भी स्टेट में यहाँ पे संविधान के अनुसार सरकारें नहीं चल रही है, तो आप क्या कीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो राष्ट्रपति महोदय जी बोलती है बिल्कुल, मैं राष्ट्रपति लगाने के लिए ही तो बना हूँ, लगा देता हूँ। तो राष्ट्रपति लगा देती है। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लग जाता है जब कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका हो। राष्ट्रपति महोदय लगा देती है, या उसकी बहुमत खो चुका हो, या कोई नियम कानून लॉ एंड ऑर्डर सब पूरी तरीका से खत्म हो चुका हो। लेकिन 365 में ये कहा गया है कि राष्ट्र जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को समय समय पे दिशा निर्देश और गाइडेंस देते रहती है। अब मान के चलो गाइडेंस दिया और राज्य सरकार मानने को तैयार है नहीं, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को ये लगता है कि ये संविधान के विपरीत जा रही है, तो फिर से 356 का यहाँ उपयोग किया जा सकता है। ये बात समझ में आ गया है। जैसे जैसे केंद्र सरकार क्या क्या गाइडेंस दे सकती है, भाई आप कानून व्यवस्था को सही से बना के रखिए, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको सही से आप लागू कीजिए, राजस्व से जुड़ी जो भी चीजें हैं आप अच्छे से रिपोर्ट कीजिए। राष्ट्र अगर मान लो देश में इमरजेंसी लग चुका हो तो राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि आप उनको सपोर्ट कीजिए। यही सब ना दिशा निर्देश होगा। तो ये सब दिशा निर्देश देने के बाद भी अगर पालन नहीं कर पा रहा है तो केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो सीधा बोलेगी संविधान के अनुसार आप नहीं चल रहे हो, यहाँ 356 लगाना पड़ेगा। तो 356 जन्म ले लेता है 365 के, अगर आप अगेंस्ट जाते हो तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 365। 366 देखो क्या कहता है। 366 कहता है कि परिभाषाएं, किस चीज का परिभाषा, किस चीज का परिभाषा, किस चीज का परिभाषा जो है ना वो सीधा कहता है, मतलब कि जो भी अनुच्छेद 366 है एक शब्दकोश की तरह है। यह बताता है ना कि संविधान में जो चीज भी इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे कुछ खास शब्द, सही कानून, लीगल मीनिंग क्या है, ये सब 366 में बताया गया है। जैसे संविधान में राज्य क्या है, भारत की संघ क्या है, मंत्री क्या है, न्यायाधीश क्या है, जनजाति क्या है, सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग क्या है, आदि शब्दों को बार बार आए हैं। तो ऐसे सटीक शब्द को समझाने के लिए 366 की यूज किया गया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको बताया गया। जैसे देखते हो ना, भारत क्या है, स्टेट क्या है, भारत का भाग क्या है, भारत के नागरिक कौन है, राज्य का शासन क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति, अदालत, संघ, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, भारतीय सेवाएं, ये सब टर्म जो है ना वो सब परिभाषा 366 में आपको जब आप संविधान खोल के पढ़ोगे ना मिल जाएगा। लगभग 30 प्लस परिभाषाएं दी गई है। जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो ना देखते हैं फोर्स की परिभाषा, बल की फोर्स की परिभाषा, फोर्स की परिभाषा, फोर्स की परिभाषा, चाल की डिफिनेशन ऐसे रहता है कि नहीं। उसी तरीका से संविधान में बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिनकी परिभाषा दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं 367 क्या कहता है। 367 यही कहता है भाई कि निर्वचन, देखो हर जगह आपको निर्वचन देखने को मिलेगा।
तो निर्वाचन का सीधा मतलब होता है ना कि जो भी अनुच्छेद में बताया गया है, मान लो कि कोई बात ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, बहुत सारे ऐसे बातें होती है जो किसी को समझ में नहीं आया या उसका मतलब स्पष्ट ना हो रहा हो, तो उसको बोला जाता है 367 का इंटरप्रिटेशन गाइडेंस। मतलब संविधान के कई ऐसे शब्द है ना जिनके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, राज्य कानून भारत सरकार न्यायालय, इसी स्थिति में अर्थ स्पष्ट नहीं है तो 367 यही कहता है कि इसकी व्याख्या उसी तरीका से की जाएगी जिस तरह से कोई जनरल कॉन्सेंस एक्ट में की गई है। ये अलग चीज है। तो ये 367 में बोला गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। बस कुछ ही समय बच रहा है, हम लोगों ने 395 को छूने वाले। 368 देखो क्या कह रहा है। 368 तो भाई आसान है, सबको जानते हो कि संविधान के संशोधन करने के संसद के पास शक्ति दिया गया। देखो भाई एक चीज समझना, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, बड़ी बात संविधान के लेके और कोई नहीं। देखो हमारे पास संविधान संशोधन का जो पावर है ना, वो संविधान में तो दिया गया है, लेकिन संशोधन में आप मनी बिल और संशोधन जो होती है ना, वो राष्ट्रपति वीटो पावर नहीं लगा सकता। जैसे मान लो कि कोई संविधान संशोधन हुआ और राष्ट्रपति के पास जाएगा ना, तो उसको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। इस पे कोई वीटो तीटो नहीं लगा सकती है, न राष्ट्रपति कुछ कर सकती है। ये पता है 24वां संशोधन में ये बात बोल दिया गया है। ठीक है, ये बात बोला गया है। यही दरोगा में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया। तो 368 में क्या है, संविधान संशोधन की शक्ति किसको दिया गया, संसद को दिया गया। उसकी पूरी प्रक्रिया बताया गया कि कैसे संशोधन किया जाएगा। अब संशोधन की बहुत सारी प्रक्रिया होती है। साधारण विधेयक से पास कर सकते हैं, 2/3 बहुमत से कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि संशोधन किस टाइप का है, समझ रहे हो ना। कोई बड़ा जटिल संशोधन है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ना। तो यही बोला गया है संशोधन, क्योंकि आप संविधान में चेंज कर रहे हो, तो भाई चेंज करना इतना आसान काम रहती है, तो संविधान ही चेंज हो जाता, इतना आसान नहीं है। 368 को आप उपयोग कर सकते हो, इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है। कैसे बताता हूँ। देखो हमारा जो संविधान है ना, वो बहुत ही लचीला है। लचीला का मतलब फिक्स लेवल भी है और बहुत कठोर भी है। इसका मतलब ना कि आप जब चाहे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा संविधान का 368 को अगर आप उपयोग करना चाहते हो, इसके लिए आपको प्रोसेस के तहत उपयोग करना होगा। कैसे बताते हैं कैसे। हमारी जो संशोधन की प्रक्रिया है ना, वो जनरली 3 तरीका से किया जाता है। एक सरल बहुमत से, मतलब सिंपल मेजोरिटी से भी आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन पता है ये बहुत ही साधारण विषय होते हैं, उसमें किया जाता है। जैसे कोई नागरिकता संसद से नियम ऐसे, और ये संसद के दोनों सदन के आधे से ज्यादा अगर मंत्री मतलब ये क्या बोलते हो सदस्य होंगे तो हो जाता है। लेकिन कोई विशेष बहुमत से करना हो, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो अधिकांश अनुच्छेद जो होते हैं ना, जैसे कोई मौलिक अधिकार को चेंज करना हो, कोई केंद्र राज्य के संबंध से रिलेटेड संशोधन करना हो, तो भाई इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। वो भी खतरनाक समर्थन की जरूरत पड़ती है। और एक होता है कि विशेष भी बहुमत चाहिए और साथ ही साथ राज्य की भी मंजूरी चाहिए। तो इस तरह की और जटिल हो जाती है। और पता है ये संघीय ढांचा से जुड़ी मसला होगा उसमें, जो हमारा फेडरल है ना, संविधान के संशोधन में ये क्या बोलते हो प्रस्तावना, उसमें अगर आप संशोधन करना चाहते हो तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और राज्य की शक्तियां आदि के बारे में आप चेंज करना चाहते हो। मतलब आप ये चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां उसको आधा कर दे, तो इसके लिए पूरा प्रक्रिया अपनाना होगा। जो भी 28 राज्य है ना, सबसे परमिशन लेना पड़ेगा। इसके लिए पूरा विशेष बहुमत 2/3 से रिवोल्यूशन पास करना होगा। तो अगर आपको ये सब करना है तो संसद के दोनों सदनों से आपको विशेष बहुमत लेना होगा, कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी आवश्यक होगा, तब आप ऐसा कर सकते हो। तो संविधान संशोधन करना कोई दाल भात का कोर नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन कौन करेगा, तो संविधान संशोधन केवल और केवल संसद कर सकती है। राज्य विधानसभा कुछ
संविधान संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, संविधान संशोधन एक साधारण नहीं है, इसके लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे हमारे संविधान संशोधन हो चुके हैं जो हम लोग एक क्लास में पढ़ेंगे। जैसे एक केशवानंद भारती संशोधन हुआ था जिसमें संविधान में बदलाव कर सकते हैं। इस आगे हम लोग एक स्पेशल वीडियो लाएंगे ना संविधान संशोधन का, जैसे हम पॉलिटी में ये इसमें कर रहे हैं तो लाएंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि अगर सिंपल मेजोरिटी चाहिए तो राज्य की कोई मंजूरी नहीं चाहिए, अगर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तो भी राज्य की कोई मंजूरी नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्पेशल प्लस कोई स्टेट से मसला जुड़ा हो तो स्टेट की मेजोरिटी चाहिए। तो ये बात 368 में बोला गया है। और ये जो संविधान का संशोधन है ये संविधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के लिया गया। ठीक है, अब आते हैं 369। देखो 369 में क्या बोला गया है? 369 कह रहा है कि राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद में इस प्रकार होगी। देखो 369 की बात हो रही है। देखो ये कहता है ना कि संविधान लागू होने के बाद जैसे 5 साल तक हमारा संविधान उस समय तक लागू हुआ तो भारत की जो संसद था ना वो अस्थायी होगा, लेकिन राष्ट्र सूची के जो भी विषय कानून बनाएंगे वो बना सकते हैं। जैसे हमें पता है, देखो समझो इसको ऐसे समझो। देखो ये जो 369 है ना वो आप सोच रहे हो कि वो 346 वाला मसला नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग है। तो सिंपल हम भाषा में समझाते हैं। सिंपल देखो इसमें क्या करा कि जो राज्य सूची की कुछ विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद इस प्रकार आ गया इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानव संवर्ती सूची के विषय। जैसे आसान भाषा में समझो, देखो यहाँ पे अस्थायी बोला गया, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कानून राज्य सरकार के बारे में बना दो जो परमानेंट हो जाए, नहीं। यहाँ कह रहा ना कि भारत का जो भी संविधान है नया नया जब भी बना था, कब बना था? हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर को हुआ, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुआ, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुआ ना। फिर लास्ट बैठक कब हुआ था? लास्ट बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। हमारा संविधान अडॉप्ट कब किया गया था? हमारी संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, मतलब उसको लागू कर लिया गया था। अब देखो क्या हुआ था ना कि जब हमारा संविधान नया नया बना था 1950 में, तो उस समय क्या थे ना, संसद को मात्र 5 साल के लिए अस्थायी अधिकार दिया गया था। मात्र 5 साल के लिए दिया गया था, एक टेम्पोररी अधिकार दिया गया था, जिसमें वह कुछ राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सके। परमानेंट नहीं दिया गया था। अब ऐसा क्यों? देखो भाई, आजादी जब हुआ था ना तो उस समय ऐसा नहीं कि हमारा देश में सब कुछ सही था, बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो नहीं था, मतलब कोई राज्य सही से डेवलप नहीं था, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट का। तो पूरी जिम्मेदारी क्या था ना, केंद्र सरकार के पास था। तो केंद्र सरकार को ही बोला गया था कि आप ही देख रेख कीजिए इसको। ठीक है, ऐसे भाषा में हम समझ सकते हैं। तो क्या हुआ ना कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, तो 5 साल के लिए हमारे केंद्र सरकार को अस्थायी तौर से कब से कब तक 1950 से 1955 तक अस्थायी रूप से राष्ट्र सूची के जो भी है ना लिस्ट, उस पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, बना सके। क्यों दिया गया था? क्योंकि भाई आजादी हुआ था ना, तो उसमें खाने पीने की कमी था, बहुत महंगाई थी, उद्योग और आपूर्ति नहीं थी, इसलिए केंद्र सरकार की शक्ति दी गई थी ताकि पूरे
चीजें पर कानून बना सके। बहुत सारे ऐसे विषय थे, खाद्य पदार्थ था, वनस्पति तेल था, पशु चारा था, ये सब थे। यह अधिकार कितने समय तक चला? मात्र 5 साल। फिर अपने अपने आप खत्म हो गया। जैसे ही मजबूत स्थिति हुआ, सबसे सही हुआ, ये खत्म हो गया। तो ये था अनुच्छेद 369 में ही यही बात बोला गया था। ठीक है, अब है 370। देखो 370 की बात छोड़ दो, ये तो सब कोई जानता है क्या हुआ था ना हुआ था, तो ये जम्मू कश्मीर से था। 371 देखो, 371 में बोला गया है कि महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 में 371 में क्या बोला गया है कि महाराष्ट्र और जो गुजरात है ना, उसके बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। अब कहोगे क्या उपबंध दिया गया है? तो देखो ये जो अनुच्छेद है ना, तो भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिसके बारे में स्पेशल सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विशेष अधिकार की व्यवस्था की जा सकती है। जैसे कुछ एक्स्ट्रा पावर हो गया या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाषा अलग है, सांस्कृतिक अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग है, कुछ राज्य के बाउंड्री अलग है, तो इसीलिए ये सब प्रावधान दिया गया है। तो 371 में दिया गया है किसको? महाराष्ट्र और गुजरात को दिया गया है विशेष उपबंध। क्या दिया गया है कि इसके विकास के लिए जो भी विशेष क्षेत्रीय बोर्ड बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये बोर्ड बनाई जाती है। गुजरात में एक विकास परिषद बनाया जाता है और महाराष्ट्र में बनाया जाता है। देखो आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों दिया गया? देखो भाई, मैंने क्या बोला, हर राज्य को यह अनुच्छेद क्यों दिया गया है? क्योंकि आपको पता है भाषा अलग है, सांस्कृतिक अलग है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि भौगोलिक क्षेत्र अलग है, और कुछ राज्य जो है ना वो सीमावर्ती बाउंड्री के अलावे है। तो ये सब प्रावधान दिया गया है ताकि वहाँ जो है ना शांति स्थापित हो, विकास ज्यादा से ज्यादा हो और समानता बना रहे। ये दिया गया है भाई 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष उपबंध। 371 के काम में दिया गया है नागालैंड के राज्य के विशेष उपबंध दिया गया 371 में। अब देखो नागालैंड को क्यों दिया गया है? क्योंकि नागा धर्म है, वहाँ के संस्कृति, वहाँ का भूमि और जो भी संसाधन है ना, वो केंद्र कानून नहीं बना सकता है जब तक कि राज्य सहमत ना हो। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रावधान दिया गया है ये 371 से नागालैंड को। 371 खा को दिया गया असम राज्य के उपबंध में विशेष उपबंध दिया गया। बस इतना याद कर लो, इसके बारे में डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब संविधान में पूरा पावर उसको दिया गया। 300 खा के तहत 300 गा के तहत मणिपुर राज्य के लिए विशेष उपबंध दिया गया। 371 आंध्र प्रदेश के विशेष उपबंध दिया गया। 371 अड़ा के आंध्र प्रदेश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, उसकी स्थापना किया गया है। 371 चा के साथ सिक्किम राज्य के लिए विशेष उपबंध दिया गया। 371 छा के साथ मिजोरम राज्य के लिए विशेष उपबंध दिया गया। 371 जा के साथ अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष उपबंध दिया गया। और 371 झा के साथ गोवा राज्य के लिए विशेष उपबंध दिया गया। 371 ना के कर्नाटक राज्य के लिए विशेष उपबंध दिया गया है। 372 के लिए विशेष उपबंध जो है वो बने रहे, इसके लिए उनका अनुकूलन किया गया। 372 का के साथ विधियों के अनुकूलन राष्ट्रपति की पूरी शक्ति है। 373 के साथ निवारक निरोधक पर व्यक्ति के संबंध में कुछ दशाओं के बारे में शक्ति राष्ट्रपति को होगा। अब देखो आपके समझ में आ रहा होगा ना 373 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। जो है ना निवारक निरोधक समझते हो, बहुत बड़ी बात है। निवारक निरोधक क्या होती है ना, जैसे मान लो भारत को जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, उस समय क्या हुआ था ना, देश की स्थिति पूरी तरीका से स्थिर नहीं था भाई, क्योंकि कई जो रियासतें थे ना वो तो विलय चल ही रहा था और कुछ सीमाएं तनाव पर था। इसी में 373 में कहा गया है कि अगर देश की सुरक्षा खतरा में हो तो राष्ट्रपति संविधान लागू होने के बाद भी जो भी इमरजेंसी होगा वो घोषित कर सकते हैं। तो इसीलिए 352 की समान प्रक्रिया पूरी ना की गई। समझ रहे हो ना, ये बात 373 में बोला गया था।
मतलब ना कि अगर समान स्थिति में आपातकाल लगने के लिए 352 तो सही है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल की सलाह हो और संसद की स्वीकृति जरूरी होती है। हाँ समझो, 352 जब ही लगाया जा सकता है जब जब संसद की पूरी तरीका से स्वीकृति हो जाए और वहां से राज्यसभा से और लोकसभा से रिवोल्यूशन पारित हो जाए। जैसे भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ, युद्ध कहाँ हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसको हम युद्ध नहीं बोल सकते हैं। युद्ध का मतलब होता है ना भाई कि अनुच्छेद 19 खत्म हो जाना और 358 एक्टिव हो जाना। बहुत सारे मामला युद्ध के लिए जानते हो, बहुत सारा हमारे देश की कंडीशन ही चेंज हो जाती है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो और ऐसे नहीं युद्ध की घोषणा की जाती है, युद्ध की घोषणा पूरा प्रोसेस से किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय जी आके युद्ध की घोषणा करते हैं। पूरे भारत के हर एक नागरिक को पता होता है कि हमारा देश एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, मतलब हमारा देश संकट में आ चुका है। यहाँ पे क्या होने वाला है आने वाला 6 महीना साल भर के अंदर किसी को कुछ नहीं पता होता। इसीलिए तो 358 एक्टिव हो जाता है और 300 जैसे 58 एक्टिव होता है तो 19 खत्म हो जाता है। तो आप युद्ध के समय में लंबी लंबी भाषण आप नहीं दे सकते, आप यूट्यूब पे आके बकचोदी नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार खत्म हो जाता है। क्योंकि युद्ध के समय में सिर्फ और सिर्फ एक नया प्लान और नया स्ट्रेटजी के साथ काम करना होता है, क्योंकि खतरा में होता है हमारा देश, ये बात है। लेकिन ये कब, जब हमारा संविधान में अनुच्छेद 352 में ऐसा कंडीशन बोला गया है और ये संसद से पास करना होगा। लेकिन ये 373 में देखो क्या बोला गया, 373 में यही कहा गया है कि ये एक अस्थायी विशेष अधिकार दिया गया है कि वे बिना संसद की मंजूरी के भी आपातकाल घोषित कर सकता है। समझ रहे हो? देखो ये वाले बात को आप समझो सही से, ये वाले जो बात है, ये वाले बात करा ना, निवारक निरोधक में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने को राष्ट्रपति की शक्ति, ऐसे समझो। देखो हमें तो पता है कि 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लग सकता है, राष्ट्रपति शासन सॉरी आपातकाल लग सकता है, नेशनल इमरजेंसी लग सकता है, ठीक है। लेकिन कब लग सकता है, जब संसद की स्वीकृति मिल जाएगी तब। लेकिन संविधान नया था, देश में अस्थिरता था, जैसे कश्मीर हो, हैदराबाद हो, तो इस समय क्या हुआ था ना, 373 को राष्ट्रपति अस्थायी रूप से विशेष अधिकार दिया कि बिना किसी संसद की मंजूरी के आपातकाल घोषित कर दे, और यह केवल सीमित समय के लिए। तो अब इसका शायद यूटिलाइज कम से कम होता हो, ना के बराबर होता हो, क्योंकि अब तो हमारे देश में सब चीज सही है ना। ये क्यों जरूरी था ना, क्योंकि भारत जब एकीकरण हो रहा था ना, तो भारत के साथ बहुत तनाव चलता था। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, कश्मीर के साथ, हैदराबाद में अस्थिरता थी। इसलिए तत्कालिक प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रपति को एक आपातकाल घोषित करने की अस्थायी अनुमति दी गई थी। समझ रहे हो? ये बात था, तो ये 373 में दिया गया था, ठीक है। क्या ये अनुच्छेद अब है? नहीं, अब एक्सपायर हो चुका है, ये अनुच्छेद अब खत्म हो चुका है। तो पढ़ क्यों रहे हैं भैया? है तो मैं पढ़ूंगा ही, ऐसे तो नहीं इसे डायरेक्ट मैं 355 में पढ़ा दूंगा। अब आ रहा है तो मैं तो पढ़ाना ही पड़ेगा, मेरा बात ही अलग है, मैं पढ़ाऊंगा। देखो अब आती है 374, मैं पूरा अनुच्छेद पढ़ाया हूँ ए टू जेड, देख लेना आप। मैं ऐसा नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाए होंगे, सीधे फंडामेंटल राइट्स तक पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते 395 खत्म। अरे ऐसे कोई पढ़ाता है क्या? संविधान जब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। एग्जाम में आना ना आना वो अलग बात है, लेकिन पढ़ना अलग चीज होती है। आप कहोगे सर एग्जाम में क्या क्या आएगी, तो सब कुछ नहीं आ सकता, जो इम्पोर्टेंट है वो आएगा। देखो 374 में क्या रहा, फेडरल न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे ना, उनके फेडरल न्यायालय में जो भी परिषद हिज मजिस्ट्रेट के समय लंबी कार्यवाही के बारे में उपबंध है। मतलब ना देखो ये सब अनुच्छेद पुरानी बातें हैं, शायद ये सब एक्सपायर हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। देखो जब हमारा आजाद हुआ था देश और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस समय क्या थी ना, हमारे पास ना कोई सुप्रीम कोर्ट था, ना कुछ था,
उसमें क्या था, ब्रिटिश शासन की अदालतें चलती थी, न्यायाधीश और कानून पहले से जो भी थे ना वो मौजूद थे। तो 374 यही कहता है कि जो भी कानून लागू हुए उनके बाद जो भी सभी अदालतें हैं, न्यायाधीश के और कानून जारी रहेंगे जब तक कि कोई नई व्यवस्था हम लागू ना कर दें। समझ रहे हो ना? जैसे फेडरल कोड, पता है ना, फेडरल कोड 1937 में लागू हुआ था। जब भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, उसमें एक फेडरल कोर्ट की व्यवस्था की गई 1937 में। प्रिवी काउंसिल, मतलब ना जो भी ब्रिटिश काल के कई कानून ऐसे थे और न्यायाधीश थे वो जब ब्रिटिश काल वाले थे, तो जब भारत का सुप्रीम कोर्ट बना, कब बना, तो 1937 में तो लागू हुआ, लेकिन यही फेडरल कोर्ट आगे जाके 1950 में क्या बन गया, भारत के सुप्रीम कोर्ट बन गया। तो अब 374 जो है ना वो नई व्यवस्था बना लिया। तो इस तरह से जो भी कानून वगैरह था वो उसी से बना रहा है। मतलब सीधा कह सकते हो ना कि फेडरल कोर्ट के जो भी न्यायाधीश थे उनके कार्य और फैसले सभी मान रहे हैं, ये बोला गया। ठीक है। 375 कह रहा है कि संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए न्यायालय के पदाधिकारियों अधिकारियों की कृत्यों को बना रहना। ठीक है, ये भी उसी के समय का 375। संविधान के जो भी उपबंध है के अधीन रहते हुए जो भी न्यायालय पदाधिकारी होंगे, अधिकारी होंगे, उनके कर्तव्य को बना रहना, ये बोला गया है। सब उसी समय की बात होगी है। ठीक है। अब है 376 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध बताया गया 376 में। ठीक है, ये है 375 की बात होगी। 376 में तो क्या बोला गया, तो 376 में है उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होंगे ना उनके उपबंध पूरी तरीका से किया गया। ठीक है, 376 में। अब आते हैं 377। देखो 376 में क्या बोला गया है कि जब भारत के जो जब भारत आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसमें हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश काम कर रहे थे, तो 376 के कहना है कि जो भी उनके पुराने न्यायाधीश थे, जैसे सेवा निवृत्ति हो गए, बहुत सारे रिटायर एज हो गए, तो वो नई संविधान के तहत अनुसार से तय की। ये सब पुरानी बातें हैं जो अब चलती रहेगी। ठीक है। अब है 377 में भी यही है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के बारे में उपबंध है। 378 के बाद लोक लेवाशाही उपबंध है। फिर 392 में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। देखो 392 को थोड़ा सा समझो। 392 में क्या बोला गया, 392 में देखो कहा गया है कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या है। तो देखो राष्ट्रपति के पास बहुत सारे शक्ति है, लेकिन पता है राष्ट्रपति हमारे देश में उस शक्ति का कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती है, क्योंकि ये मानो ना तो संविधान के सबसे लास्ट आर्टिकल है। देखो यह भारत संविधान का मानो ना तो आखिरी अनुच्छेद है। यह संविधान को लागू करने पूरी तरीका से इम्प्लीमेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जब हमारा पहला राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो संविधान को लागू करते समय स्पेशल पावर देता था। बहुत आसान भाषा में आपको ऐसे समझो कि जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो देश बहुत बड़ा था। नई व्यवस्था लागू करने में कई बहुत सारी समस्याएं खड़ा हो चुकी थी। इसलिए 392 का एक प्रावधान दिया गया था कि अगर संविधान लागू करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो भारत के राष्ट्रपति इसे दूर करने के लिए जरूरी आदेश ऑर्डर दे सकते हैं। यह अनुच्छेद 392 में बोला गया था। समझ में आया? बहुत सिंपल है। अब आते हैं 393। देखो 393 है संक्षिप्त में। बताता हूँ 396। हाँ देखो 393 संक्षिप्त नेम। संक्षिप्त नेम किसका संक्षिप्त नेम? 393 का किसका संक्षिप्त नेम? तो ये है पूरा। जैसे देखो जैसे मान लो हमारा देश में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो संक्षेप में रखा गया है। जैसे 393 में सीधा बोला गया ना
कि जब भारत का आज़ादी हुआ, भारत का संविधान बना 26 जनवरी 350 को लागू हुआ, तो बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद थे जो बहुत छोटा था, संक्षिप्त में था, पहचान बताना था, तो ये सब किया गया। कब क्या हुआ ये सब बातें बोली गई। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान है उसको अडॉप्ट कब किया गया, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा देखो, सबसे पहले मैं संविधान सभा की बात करता हूँ। संविधान सभा की पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक हुआ 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक हुआ 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को ही उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वही आगे जाके प्रस्तावना बना। ठीक है, फिर क्या हुआ ना, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। देखो, संविधान तो बन के तैयार हुआ, लेकिन संविधान सभा को एक्सेप्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1949 को। फिर पता है 24 जनवरी 1950 को संविधान की आखिरी बैठक हुआ। संविधान की आखिरी बैठक एकदम लास्ट बैठक था 26 जनवरी 1950 को। सोचो, 26 नवंबर 1949 को तो बन के तैयार हुआ, एडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन सोचो ना कितना समय लगा उनको लागू कराने में। फिर 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुआ और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, मतलब पूरे देश में लागू हो गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 लागू हुआ। लेकिन पता है 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? क्योंकि आपको पता है जो कांग्रेस थी ना, वो 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था? सबको पता है क्या किया गया था। इसीलिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ना, वो पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी इसी समय। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सारा नाम तय सब डेट दिया गया है, पूरी तरीका से संक्षिप्त नाम है। फिर 394 क्या बोलता है? 394 देखो क्या कहता है, कहता है प्रारंभ कहाँ से किया गया? प्रारंभ 394, तो 394 क्या बोलता है? यह भी एक मानो ना तो ट्रांजिशनल अनुच्छेद है। संविधान के बहुत सारे हिस्से जो है ना वो तुरंत लागू नहीं किए गए थे, बहुत सारे हिस्से को बाद में लागू किया गया, इसकी बात किया गया। समझ रहे हो ना? मतलब ना कि 26 नवंबर 1949 को तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसकी बात किया गया है, उसी से बात है। 394 का में यही हिंदी भाषा को प्रैखित पाठ बताया गया और 395 खत्म किया गया, मतलब अभी नहीं है वो। तो ये पूरा 395 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है भाई, आप वीडियो देखते रहना, बार बार रिवीजन होते रहेगा।